Good morning, Assalamualaikum. Good morning. वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज डेली मंडे से फ्राइडे आप हमें देखते हैं और आज तो आप देखेंगे हमारा ग्रुप टीवी पे एज यूजुअल। क्या बात है हमारी आज फील ही कुछ डिफरेंट है। कुछ और आ रही है ना, मजे की आ रही है। आज हमने रिदम सा बन गया, वो कर मोमेंटम दिया हमने जो मेरे ख्याल किसी न्यूज चैनल में दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में पाकिस्तान में तो कहीं नहीं हुआ, शायद दुनिया में भी कहीं ना हुआ कि वॉक करके खड़े होके जो है न्यूज एंकर्स क्या बात है शो होस्ट करेंगे। जबरदस्त यार, आई लाइक। वैसे मजा आ रहा है ना, ये एंजॉयिंग इट यार एक्चुअली। मैं तो क्योंकि हिलती इतना हूं तो मुझे तो डर लगता है। वैसे अभी गिरी स्टूल से, तो दिस इज एक्चुअली मुझे ज्यादा इसमें ग्रिप मिल रही है। आपकी आप इधर उधर हिल सकते हैं और घूम सकते, लेकिन खैर जबरदस्त। बट व्हाई नॉट, आई फील कि हमें ना नए ट्रेंड्स सेट करने चाहिए। बाउंड्रीज के आगे क्या है वो हम देख रहे हैं, लेकिन शायद क्रिकेटर्स नहीं देख रहे। जी जी जी, पहुंच ही नहीं रहा है वो बाउंड्रीज तक आगे देखने की। क्या कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा, तरफ से बड़ी सिंपल तैयार है, लेकिन शायद ज़ोहेब को पसंद है सिंपलिसिटी है कि जी ऐसे। थैंक यू सो मच। वैसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, आप भी ठीक ही लग रहे हैं। वैसे ठीक लग रहे हैं ना, कुछ ठीक है। आज ये मॉडर्न लग रहे हैं लड़के। अच्छा, अगर मॉडर्न कुड़ी है तो लड़का क्या होगा? मेल मुंडा। मैं मॉडर्न मुंडा ते मॉर्निंग वॉक पे चलना, ये बोलो। क्योंकि मैं तो मॉडर्न कुड़ी हूँ। और तो जी हम अपना शो शुरू करते हैं। तो फिर की हो रहा है मॉडर्न कुड़ी? बताया तो मॉडर्न कुड़ी का आज भी शो जो हमारा है बॉडी पावर पैक्ड, सो मच कंटेंट, बड़ी जबरदस्त। हम आज बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि हमने कुछ सेगमेंटाइज किया अपने शो को कि जी हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ब्यूटी फैशन पे बात करें, शोबिस पे तो डेली हम बात करेंगे, एंटरटेनमेंट होगी, करंट इश्यूज पे ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल फैशन ट्रेंड्स, चाइल्ड साइकोलॉजी, हेल्थ और ये सब हमने कवर करें। तो अच्छी बात है कि हमने अपने वीक को डिवाइड कर लिया थोड़ा सा। तो आज है थर्सडे को हम बात करेंगे अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल इश्यूज, किसी भी तरह के आपके जो भी हैं, मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे। बच्चों को जो है स्कूल किस एज में भेजना चाहिए, ये बड़ा एक डायलेमा होता है बिल्कुल कि किस एज में हमें बच्चों को दाखिल करना है स्कूल में और सारी चीजें। तो ये हम बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी। और दुनिया में वैसे भी क्या एज के कैपिंग्स हैं फॉर ज्वाइनिंग स्कूल, केजी, प्री स्कूल और साथ में फिर ग्रेड 1 लिटरेसी। एक तो भाई एक लर्निंग होती है और एक होती है आपकी लर्निंग थ्रू प्ले। तो उसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आपके बच्चे के लिए कितना अच्छा है कि उसको किस एज में स्कूल को ऐसा नहीं 6 साल की उम्र में आपका बच्चा इतना बड़ा हैवी बैग लेके घर स्कूल जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। इसका मतलब सिस्टम ठीक नहीं है। तो जो हमारे पे जुल्म हुए हैं वो जुल्म हो, उसका हिसाब कौन देगा? मैं तो बंक किया बहुत ज्यादा। मैं तो आधे टाइम तो गया ही नहीं मैं स्कूल में। इसलिए इसके अलावा हीट वेव पे बात करेंगे, ओलों पे बात करेंगे। ओले, हम तो ओले ही कहते हैं, तुम लोग क्या कहते हो? हाँ, ओले ही होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। ओले होते हैं, हेल स्टॉर्म होता है। मतलब इतने वैसे आपको खुशी होती है जब हमारे बच्चों में छोटे छोटे ओले होते हैं, लेकिन ये कल तो बहुत ही बड़े बड़े ओले और गाड़ियां डैमेज हो गई, फैसल मॉस्क के शीशे टूट गए, काफी ज्यादा ये हुआ है। लोग कह रहे हैं जो रहते हैं इस्लामाबाद में, कभी हमने ऐसा देखा नहीं है। कोई कह रहा है टेनिस बॉल के साइज के थे, कोई कह रहा है अंडे के साइज के थे, और कुछ की तो कोई शेप ऐसी थी कि जिसने तोड़ना ही है, मतलब बिल्कुल को डी शेप अजीब से ना, उसके कोने कोने निकले हुए थे। उस पे बात हम करेंगे। इसके अलावा और सुपरस्टिशंस भी है ना इसमें। ये हेल स्टॉर्म आया तो लोग कहते हैं कि भाई ये क्यों हो गया, अजाब ये भी होता है ना। कुछ तो है इस तरह के सुनामीज, ऐसे ड्राउट्स, फैमिन। आपका मतलब कहने का मतलब ये कि पानी की किल्लत, खाने की कोई इंडिकेशन है, और ये इतने एक्सट्रीम वेदर चेंज है। मेरा ख्याल है कि शुरू हो गया है जो मसला है ना, जो आपको वेकअप कॉल है ये कहीं ना कहीं से डिवाइन पावर की तरफ से। शायद आई थिंक कि हम आगे निकल गए हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि डिजास्टर्स होने हैं और शुरू होने हैं, जो आपके मतलब एनवायरनमेंट को हमने जितने अरसे से जो अब्यूज कर रहे हैं उसके असरात अब नजर आने शुरू हो गए हैं। तो क्लाइमेट शिफ्ट जो है अब हम वो देख रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, और हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस चल रही है इस्लामाबाद में, बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ ओवरसीज आए हुए हैं पाकिस्तानी, तो उनसे हम जरूर बात करेंगे। तौसीक हैदर जो हैं बड़े हमारे कमाल एंकर, साथ में एक्टर, अब तो एक्टर भी हो गए हैं बिल्कुल। और बड़ा लकी चार्म है जिस ड्रामे में होता है, ड्रामा सुपर डुपर हिट हो जाता है। तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया अबाउट फवाद खान के, जिनकी मूवी आ रही है और वो इंडिया में लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, और थोड़ा इंडियंस के लिए थोड़ा सा उसमें उनके बारे में भी उन्होंने कोई बात की है जो व्यूअर्स है वहाँ। और उनकी होस्टिंग क्या बात है, बचपन से मैंने बचपन से उनको देखा, वो माइंड ना कर जाए। जो बचपन से उनके साथ होस्टिंग कर रही हैं वो अब आपके टाइम पे क्या हैसियत रखती हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा खैर, कैलाल इशू भी हमारे पास बना दिया, उसकी हम बात करनी है, और गंदुम का मामला भी है ना। ओके, बट विल स्टार्ट विद पीएसएल, बिकॉज़ ये तो फेस्टिवल है, पाकिस्तान का सेलिब्रेशन है, और टीमें अभी मैंने सोच लिया मैं भी इस्लामाबाद टीम के साथ हो गई है ना। आपने देखा जीतते हुए इस्लामाबाद को, तो आपने कहा मैं उसके साथ हो जाती हूं। हां, क्योंकि बनता भी है ना यार, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। अब तो सारी जस्टिफिकेशन होगी, अब तो सारी आपके पास के रीजनिंग होगी। मैं बस थोड़ा सा टाइम ले रही थी। अच्छा
एक कल के मैच में 7वां मैच था कल, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शिकस्त दी थी मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से, और मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन और दीगर जो टीम के प्लेयर्स हैं अच्छा नहीं खेल सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड रिदम में नजर आ रही है, टीम नजर आ रहा है कि एक अच्छी टीम सेलेक्ट की गई है और मेहनत की गई है टीम पर। तो इवेंट ओवरऑल कैसे जा रहा है? मैचेस वहाँ जब होते हैं तो एक जज्बा में नजर आता है, कमेंटेटर्स भी बड़े एनर्जी में कमेंट्री कर रहे होते हैं, लेकिन खैर कराची में क्राउड नहीं आ रहा है। शायद आना शुरू हो जाए जैसे ही थोड़ा सा आगे ये टूर्नामेंट बढ़े और रिफ्ट दो टीम्स के दरमियान बढ़े, तो ये देखना होगा। हमें शुएब जट ने ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, क्रिकेट पर बहुत बात करते हैं, काफी अरसे बाद शुएब से हमारी बात हो रही है। शुएब क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग शुएब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और आपकी इजाजत से मैं जो है वो ज़ुहैब को अब पब्लिक सर्विस मैसेज के तहत ये कहना चाहूंगा, ऑन एयर खवातीन की तारीफ करते हुए जरा सोचा करें, क्योंकि आपके ऊपर हर टाइम सीसीटीवी रहते हैं, आपको पता है, तो आप तारीफ ना किया करें, वरना घर जाके भाभी पूछेगी आपको भी दिल पे लगा है ना, फील हुआ है ना? जी है ना? जी मुझे ज़ुहैब का पता है, मुझे भाभी का भी पता है, ज़ुहैब का भी पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़ुहैब को जो है ना वहाँ पे जाके सफाइयाँ ना पेश करनी। देख लेना, बेगम ने थोड़ा सा ढीला छोड़ा हुआ है, इसलिए आज के लिए ऐसे कह देते हैं ये। बस यार क्या करें, रिस्क ले लिया। रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है ना। नहीं बस क्या करें। अच्छा शुएब जी, दोनों मेरे कोलीग रहे हैं, इसलिए मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आइडियल जोड़ी है ये, और जितनी इनकी आपस में बाउंडिंग है, जिस तरह केमिस्ट्री मिलती है, हैट्स ऑफ टू देम। अरे थैंक यू शुएब। थोड़ा आवाज ऊंची करना सा कर। आइडियल जोड़ी, और यहाँ भी देखे ना, यहाँ भी आइडियल जोड़ी हो गई ना हमारी। जी ये जोड़ी ये है जो मॉर्निंग शो टीम की है, तो किसकी बात कर रहे हैं आप? वो दोनों की करें। देखिए मॉर्निंग शोज की जोड़ी भी ब्रिलियंट जोड़ी है। मैं कहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से लाइटर से मूड में जो है वो बड़ी बातें कर जाते हैं, ऐसे इश्यूज जो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते, आप इतनी खूबसूरती से उसको प्रेजेंट करते हैं कि सब लोगों को वो अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाता है। तो हेड्स ऑफ टू यू, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि पता है क्या शुएब, ये चीजें बड़ी ड्राई हैं, लोग क्या करते हैं स्किप करते हैं, छोड़ो न्यूज नहीं देखनी, डिप्रेशन होती है, हटा दो, टेंशन होती है। नहीं जानना तो फिर भी जरूरी है ना, तो हम चाहते हैं कि ऐसी खबरों को ऐसे बताया जाए कि आप डाइजेस्ट कर लें जरा। आज सारे बच्चे आप लोग के लिए मुसल्ला बिठा के बैठ जाएंगे और कहेंगे या अल्लाह इस जोड़ी को मजीद कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया शुएब, थैंक यू। हमारे शुभ इतनी बात करें कि हमारे बस्तों से तो जान छूटे, इतने बड़े बड़े बारी बजने। सही बात है आमिर। अच्छा शुएब, आप मुझे बताएं कैसा इवेंट कैसा जा रहा है, पीएसएल कैसे? मुझे तो अभी तक मजा नहीं आ रहा, आप बताएं। देखिए पीएसएल का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन कब तक, जब तक पहली इनिंग्स हो रही होती है, चौके छक्के लग रहे होते हैं, 200 रन बन रहे होते हैं, और वो लगता है कि वाकई ये लीग है जो लोगों की अट्रैक्शन हासिल कर लेगी, ये लीग है जिसमें इंटरटेनमेंट है, ये लीग है जिसको लोग देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो दूसरी इनिंग्स में जाता है, जब टीमें चेस करने जाती हैं, तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये हो क्या रहा है। आउट ऑफ 6 मैचेस सिर्फ एक मैच में 200 पे 200 चेस हुए हैं, जब कराची और मुल्तान टकराए थे। बाकी सारी मैचेस में आप देखें कि टीमें जो है बमुश्किल 150 रन कर पा रही हैं। कल पहली मरतबा टीम 150 का हिस्सा क्रॉस किया है चेस करते हुए 200 के जवाब में। जी हाँ शुएब, वरना टीमें जो है ना वो पहले ही 150 से पहले निपट रही हैं। सही है। अच्छा लेकिन वो ठीक है 150 पे निपट रही हैं, लेकिन जो ओवरऑल क्रिकेट का स्टैंडर्ड है शुएब, वो भी नजर नहीं आ रहा ना। देखिए होता है कि आप T20 खेल रहे हैं, समझते हैं कि भाई आपने बड़ी हिट्स लगानी है और आपने रिस्क भी लेना है, लेकिन उसमें मेथड नजर आना चाहिए। मुझे इस बात की ज्यादा कोई अलार्मिंग ये बात लग रही है कि पाकिस्तान का ओवरऑल स्टैंडर्ड क्रिकेट का गिर गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें ये जो 200 रन की हम जिक्र कर रहे हैं कि 200 रन बन रहे हैं, उन 200 रन में एक बड़ा अलमिया ये है कि कैचेस बहुत ड्रॉप हो रहे हैं। अगर कैचेस ड्रॉप हो तो आपकी बात सही है कि ये तो 4-5 हिटें में नजर आ रही हैं, हमें वो हिटें भी नजर नहीं आएंगी। पाकिस्तान कुछ कैचेस वैसे कीनू पकड़ ले, छोटा बेटा पकड़ ले, इससे बेहतर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कीनू पकड़ना आसान है, बॉल पकड़ना मुश्किल कीनू पकड़ना नहीं, अरे अल्लाह, नहीं मैं कीनू मेरे बेटे का नाम है, बेटे का निकनेम कीनू है। मैं तो वो छोटा सा है, वो कैच पकड़ ले 5 साल का बच्चा जो ये मिस कर रहे हैं। अच्छा शुएब मुझे बताएं, आपने जैकेट पहनी हुई है इतनी मोटी, आप कहाँ इस वक्त? मैं जहाँ पे हूँ वहाँ ठंड है ना, आप पाकिस्तान से कहीं बाहर लग रहे हैं मुझे। नहीं ये बता, जी मैं पाकिस्तान, मैं जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नहीं। ठीक है जहाँ भी हूँ, लेकिन वहाँ सर्दी है, पाकिस्तान से बाहर है। मैंने कहा पाकिस्तान में तो सीन नहीं चल रहा। बिल्कुल पाकिस्तान में तो अभी और थोड़ा फीवर भी था, इसलिए मैंने जो है ना। अच्छा गुड है। और नए प्लेयर्स की कोई आप देखते हैं, कोई यंग टैलेंट नजर आ रहा है जो पाकिस्तान टीम में जगह बना सकता है, ऐसा लड़का जिसको आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में? ज़ुहैब देखें, आप क्रिकेट खुद खेलते हैं, क्रिकेट को समझते हैं। ये PSL 10 जो है, ये इस पे तमाम लोगों की नजरें नए खिलाड़ियों के लिए नहीं थी। ये नजरें थी कि क्या बाबर आजम पाकिस्तान कौमी टीम में कमबैक कर पाएंगे, क्या मोहम्मद रिजवान जिन्हें पाकिस्तान T20 से बाहर कर दिया गया, क्या वो कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि ये साल जो है
एशिया कप T20 का साल है और अगले साल के शुरू होते ही T20 वर्ल्ड कप है, 2 इवेंट बैक टू बैक हैं, तो तमाम लोगों की नजरें, जो क्रिकेट पंडित हैं, क्रिकेट जो फर्टैनिटी है, वो ये देख रही थी कि क्या बाबर आजम कम बैक कर पाएंगे। तो आप देखेंगे बाबर आजम ने अभी तक जो बारियां ली हैं उसमें मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। मोहम्मद रिजवान ने एक सेंचुरी जरूर बनाई लेकिन वो मैच विनिंग सेंचुरी साबित नहीं हुई। इसी तरीके से एक बड़ा अलमिया जो है वो ये है, मैं फिर अगेन रिपीट करूंगा, आप क्रिकेट समझते हैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपके मिडिल ऑर्डर हैं, जैसे सऊद शकील मिडिल ऑर्डर बैटर है, वो कप्तान होने का फायदा उठा के ओपनर बन के खेल रहे हैं वहां पे जाके, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरी टीमों में देखें आप, बाबर आजम अगर नीचे आ जाएं तो मोहम्मद हारिस जो है वो ऊपर जाके खेल सकते हैं, वो ओपनर जो है के तौर पे खेल सकते हैं। तो कॉम्बिनेशंस जो है वो लड़के समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान टीम में उनको कहां पे फिट होना है। वो सारे के सारे ओपनर बनने में तुले हुए हैं, तो ओपनर बनने के चक्कर में ना रन बन रहे हैं, ना क्रिकेट अच्छी हो रही है और ना पाकिस्तान टीम में कमबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्ची में ही कमबैक होगा, परफॉर्मेंस तो PSL 10 में किसी की नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ये वर्ल्ड कप कहाँ किस जगह होना है नेक्स्ट ईयर? ये शोएब कहाँ T20 वर्ल्ड कप कहाँ होना है? जी, T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और आप समझ सकते हैं कि कितना उसका हाइप है। ऑल्दो पाकिस्तान ने अब ये भी एक सवाल है कि जिस तरह इंडिया ने हमारे साथ किया और हमारे जमीन पे नहीं खेले मैचेस, तो अब नेक्स्ट ईयर क्या हमें भी इसका बॉयकॉट करना चाहिए या हम वहाँ खेलेंगे? वो तो हो गया नादिया, वो हमने जब इससे पहले इंडिया नहीं आ रही थी तो जी शोएब बताएं। हाँ प्लीज, इससे मुताल्लिक बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने जो उनसे कमिटमेंट की है, जो जब इंडिया नहीं आ रहा था तो उनसे यही गारंटियां ली गई थी कि फिर हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा। अच्छा। अब हाइब्रिड मॉडल पे जब जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा है, क्या इंडिया उस टाइम मानता है या नहीं मानता है। क्योंकि जब उसने पाकिस्तान का इवेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आना था, वो तब हर चीज में हाँ 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 कर रहा था। लेकिन सब जानते हैं कि इंडिया यू टर्न लेने में मास्टर है, इंडिया जो है वो अपना बयान बदलने में मास्टर है। तो देखते हैं फिर क्या होता है उस टाइम। लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तान के मैचेस हो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो दुबई शारजा में हो? हाँ, ये नहीं एग्रीमेंट हुआ है लेकिन वो अग्री कर गया है। अब देखना ये है कि जब इवेंट करीब आता है तो क्या वो उस पे लेकिन एग्रीमेंट तो हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो गया करना चाहिए, वरना ये कि पाकिस्तान को फिर आई डोंट थिंक इस टीम को फिर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक जबान होती है भाई। बिल्कुल ऐसी। और अच्छा नहीं, वो मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा मुहावरा इस्तेमाल करता है ऐसी जगहों के लिए कि ऐसी जुबान का क्या फायदा जो घाटे का सौदा करे। ये उसका कहना है, मेरा कहना नहीं है। अच्छा। बात ये है कि अगर आप आइसोलेट हो जाएंगे, अगर आप नहीं खेलेंगे, तो इंडिया तो यही चाहता है कि आप मेगा इवेंट से बाहर हो जाएं। अगर आप नहीं खेलेंगे जाके तो आपने रास्ता क्लियर कर देना है, फिर आप कहीं नहीं खड़े। फिर इंडिया जो है उसने अपनी जो डोमिनेशन करनी है वो भी करेगा, फिर उसने जो रूल बिल्कुल परफॉर्मेंस भी आपकी ऐसी। लेकिन शोएब बात वही है कि या तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी कमाल होती है कि हम वहां उनकी जमीन पे जाके खेल रहे हैं और हम जाके एक मैसेज छोड़ के आते हैं। जी, जो हमारा भी हाल चल रहा है उसकी मुश्किल वजह से तो मेरा ख्याल है थोड़ा ना ही खेला जाए तो बेहतर है। नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बात है, 2023 वर्ल्ड कप में 2023 वर्ल्ड कप में लेके जाऊंगा। जब पाकिस्तान इंडिया गया था, आप देखिए कि पाकिस्तान के मैचेस तकरीबन हाउसफुल मिलते थे। एग्जैक्टली, उनको नुकसान होगा कि पाकिस्तान वहां नहीं आ रहा या वो मैचेस नहीं हो रहे, तो उसमें उनका भी लॉस है। कि वाकई सही बात है कि हमारी जो देसी कम्युनिटी है उनके लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग है ही क्लैश, इंडिया पाकिस्तान का क्लैश है बेस्ट, जो कि क्रिकेट ग्राउंड में होता है। उसके अलावा भी पाकिस्तान के जो आम मैचेस थे उसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट आपको हाउसफुल मिल रहा है, क्योंकि वहां के लोग पाकिस्तान की क्रिकेट देखना चाहते हैं। आई थिंक इसको दुबई और शारजा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके भी ग्राउंड्स में रौनकें हों, वो इसको बहुत सपोर्ट करेंगे कि हाँ जी हाइब्रिड ही, वो तो हाइब्रिड में जाहिर है उनको अर्निंग हो जाती है ना। सपोर्ट और आई थिंक वो इनकरेज ही इसको करेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट। शोएब साहबजादा फरहान की बात करते हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं भाई, सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे हैं। कल भी उन्होंने 50 स्कोर किया है, एक बेहतरीन हमें मिल गया बैट्समैन। सर, हमें ये बैट्समैन बहुत अरसे से मिला हुआ है। लोग कहते हैं कि जी इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने जब भी मौका दिया, ये जो है ना प्रूवन फेलियर साबित हुए। प्रूवन फेलियर नहीं है, 6 साल में उसको 9 मौके मिले, 6 साल में, और वो 6 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और इस PSL के लिए वो पिक ही नहीं हुआ था। इस PSL के लिए रिपीट कर रहा हूं, वो पिक नहीं हुआ था जब उसने, वो कहते हैं ना कि दरवाजा तोड़ एंट्री दी, उसने बैक टू बैक 100 स्कोर किए और उसने बता दिया जी मेरी जरूरत है। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको पिक किया, वो जिसको पहले पिक ही नहीं किया था। अब वो पिक भी हुआ है, ओपनर भी बना है, सेंचुरी भी बना गया, 50 भी बना गया, छक्के भी उसने इतने ज्यादा लगाए हैं कि लग रहा है। और इस टाइम अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो रन लीडर भी है, रन बोर्ड पे लीडर भी है वो। तो साहिबजादा फरहान पाकिस्तान टीम की जो है ना वो जरूरत बनते जा रहे हैं। लेकिन फिर अगेन सवाल, अगर बाबर आजम अटके रहेंगे कि मैंने ओपन करना है, तो फिर साहिबजादा फरहान क्या परफॉर्म कर रहा है, फखर जमान परफॉर्म कर रहा है, साइम अय्यूब ने 50 स्कोर किए हैं। तो फिर अच्छा शोएब, कुछ गॉसिप भी हो जाए, ये जो PSL से पहले जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात, थोड़े से रिफ्ट हम देख रहे थे, या फिर जैसे अली तरीन ने कोई बात की, फिर कराची में वो एक शो के दौरान वो ट्रॉफी की रूनुमाई हुई, उस पर उन्होंने कहा कि आपने एक बड़े ब्रांड को छोटा बना रहे हैं आप, इन चीजों पर क्या कमेंट है?
बिल्कुल मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग जब स्टार्ट हुई थी तो आप उसको दुनिया की 2 से 3 बड़ी लीग्स में कंसीडर करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड अब आपको ये लीग दुनिया की बड़ी लीग्स में नजर नहीं आ रही। हाँ ठीक है कि एक इवेंट है, एडिशन है जिसमें गैप नहीं आ रहा, वो हर बार होता है, कोई आपको इतनी माली बेज़ाब्तगियां सुनने में नहीं मिलती प्लेयर्स को लेके कि प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले, बट इसका वो चार्म नहीं रहा। उसके चार्म होने की वजह जो आपने शुरू में कह दिया कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड नहीं है। हर चीज पैसा नहीं होती, पैसा बेशक बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता। पैसे से आप ग्लैमर ला सकते हैं, पैसे से आप पॉपुलैरिटी ला सकते हैं, पैसे से आप जो है ना चार्मिंग ला सकते हैं, लेकिन क्रिकेट तो बैट और बॉल से होनी है ना। लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स, अभी तक ना कोई मसाला नहीं आया। मसाला नहीं आ रहा। बड़ा टाइम हो गया, क्या हुआ? कोई बयानात, कोई मजाक? वो उमर अकमल भी उमर अकमल, हाँ उमर अकमल, मुझे स्टेटमेंट्स फेवरेट है ना मेरे, वो तो मैं तो उनकी उमर इंतजार अकमल ने करती कहा है हूँ। कि भाई हम क्या करें, और जो वो कह चुके हैं, वो कामरान अकमल थे, जो या कर वो- चुके हैं, उनके भाई हैं वो। वाह 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 वाह, बताइए दोनों भाई जो मतलब क्रिकेट तो एक तरफ, लेकिन ये जो तो मैं इनके इनकी पुराने बातें चैनल enjoy में करती साथ हूँ। थे ना, पुराने चैनल में इनके साथ थे कामरान अकमल। उनकी क्या बड़े- स्टेटमेंट्स, उनकी बातें और उनके कुछ ऐसे भाई उमर अकमल ने कह दिया कि हम क्या टीक करें, वाली बातें अल्लाह ना करे हम क्या मर जाएं, हमें क्यों नहीं सिलेक्ट किया है? उसने बड़ी क्लियर बात स्टेटमेंट सही है कि जब सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं तो ये क्यों ना खेलें। थैंक यू सो मच। आपकी वैसे फेवरेट टीम क्या, जाते जाते बता दें, किस टीम को आप एक सपोर्ट करें? जर्नलिस्ट की कोई टीम नहीं होती, जर्नलिस्ट की टीम PS11। हाय क्या बात है, आपकी जर्नलिस्ट टीम- पॉलिटिशियन भी नहीं होता। आपकी टीम है राइज एंड शाइन 365 न्यूज़, कह दें शोएब। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे जो हमारा बिल्कुल ये जो मतलब ना गले में जो इशू फंसा हुआ है यहाँ हाँ। सिंध के लोगों के, गवर्नमेंट एवरीवन इज द कनाल इशू। जी, जी। तो उस पर हम डेली बात करते हैं, करना जरूरी है। अब तो जोहेब और मसला हो गया, क्योंकि जो क्या कहते हैं उसको, पानी का ज़ाहिर है शॉर्टेज की वजह से गंदम। वो, हाँ, गंदम गंदम की फसल निकल गई, ठीक है, अब लगने हैं चावल। चावल के लिए चाहिए पानी और बहुत ज्यादा पानी। बिल्कुल। तो ये पानी कहाँ से मिलेगा? कहाँ से पानी मिलेगा? गंदम वालों को पैसे नहीं मिल रहे। हाँ, तो क्या हम चावल इंपोर्ट ये करेंगे इस बड़ा- दफा? इस साल किस तरह चलेगा? गंदम तो इंपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अब चावल पे भी आ जाएंगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? इंपॉर्टेंट इशू है, बात करेंगे। ब्रेक के बाद कहीं ना जाए, देखते रहे break के राइज एंड बाद शाइन विद हमारे साथ रहिए। नादिया खान एंड जोहेब हसन। जी, क्या बात है? वेलकम Welcome बैक back. आफ्टर द ब्रेक। जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि जी आप अर्ली राइज करेंगे तो ही शाइन करेंगे। बिल्कुल। जो जो सोता है वो खोता है हर लिहाज से। लिहाज से कह दिया, जी कह दिया। कह दिया मैंने तो बस, हर लिहाज से जो सोता है वो खोता है। हाँ, अब आप जिस तरह मर्जी भी इसका समझे आप अपने आप को। जिस सेंस में भी लें, बात वही है, बिल्कुल ऐसी है। मतलब वही है उसका। मतलब वही है। मैं तो डायरेक्ट बेटे को कह भी देती हूँ, कि तुम खोते हो क्या? हाँ, तुमने खो दिया सब कुछ बेटा, उठो उठो बेटा, वरना सब खो दोगे। हाँ। खोते मत बनो। समझ रहे हैं हम, लेकिन अच्छा, ज्यादा ये क्यों- अच्छा ऐसे ये लग- क्यों खोता बन रहा है? हाँ, ये लेकिन इसको इसमें वैसे मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा, जितना जो सोता है वो खोता है, वो सोता है, ज्यादा हाँ, ज्यादा बिल्कुल, अच्छा ऐसे लग between the lines बात हो रही है। तो प्लीज जी। राइज एंड शाइन विद अस ऑन 365 न्यूज़। और देखिए मॉर्निंग शो मॉर्निंग में कितने बजे? 9 से 11। 9 से 11 चल रहे हैं। फिर तो सीखी समझ में। मुझे लग रहा है कुछ 6 बजे आ जाते हैं, मुझे क्यों 6 to 9 निकलती फील 6 आई बजे घर से। है। हाँ, जिंदगी बदल गई है तो आपकी भी जिंदगी बदलनी चाहिए। और जरूरी है कि जो भी हमारे आसपास मामलात है उस पर हमारी नजर हो, हमें नॉलेज हो, पता हो, लेकिन हम आपको ऐसे दिखाएंगे, बताएंगे कि आपको ज्यादा दिल पे फील नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। इधर असर होना चाहिए, अब यहाँ भी नहीं। करेंगे आपको, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे नहीं कि बहुत ही सीरियस। अच्छा खैर, लेकिन है सीरियस ये अब जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, और बार बार हम अपने शो पर डिस्कस कर रहे हैं, चोलिस्तान कैनाल इशू पर बात होनी बनती भी है, और अथॉरिटीज से भी बात करना ज़रूरी है कि सिंध इस बारे में क्या सोच रहा है, वफाक की क्या सोच है, और क्या ये कैनाल निकाले जाएंगे या नहीं निकाले जाएंगे, कितना मुतासर होगा इससे सिंध, कितना मुतासर होगा इससे पंजाब, ये तमाम हम इन मामलों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सैयदा तहसीन आबदी साहिबा ने, जो कि स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट की, और वही बेहतर बता पाएंगी नादिया कि सिंध गवर्नमेंट क्या प्लान ऑफ एक्शन सिंध गवर्नमेंट का है। जी, स्पोक्स पर्सन हम कहते हैं तो रोज अलग अलग लोग होते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या वो उस हुकूमत का हिस्सा है या कोई एक स्पोक्स पर्सन? नहीं नहीं, एक नहीं है। सिंध गवर्नमेंट के जिनको हम लेते हैं 3-4, वो सारे स्पोक्स पर्सन है, और ऑफिशियल मौक़िफ़ सिंध गवर्नमेंट का वही देते हैं। तो ये अच्छा, वो हुकूमत का भी हिस्सा उनकी है, और जिम्मेदारी उनकी तर्जुमानी या उनका बिल्कुल, spokesperson सिंध गवर्नमेंट की भी है। तर्जुमानी ये कर रहे हैं। उनके बारे में हाँ, अच्छा अच्छा, रिप्रेजेंट बिल्कुल करके ऐसे। बताते हैं। तो Very nice. सैयदा तहसीन आबदी ने हमें ज्वाइन किया। जी तहसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बताएं, इस कैनाल के मामले पर रोजाना ही हम अपडेट लेते हैं और पूछते हैं सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमानों से, आज तक की अपडेट क्या है इस सिलसिले में? क्या बातचीत हुई है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, अपडेट तो डेली बेसिस पे आपको पता है कि जिस तरह बात
बातचीत हमारी चल रही है, फेडरल से भी चल रही है। एक खत भी लिखा गया है हमारे जो मिनिस्टर हैं जामखान शोरा साहब की तरफ से, और ये खत कोई पहला खत नहीं है। हमने लास्ट जो है जुलाई 2024 में भी एक खत जो है वो उनको भेजा था, जिसमें तमाम जो हमारे रिजर्वेशन हैं कि जिस तरह पानी का शॉर्टेज है, जो अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड 1991 का रिकॉर्ड है, अगर आप देखें तो उसमें जो प्रोविजंस हैं कि जी हर प्रोविंस को जो है वो इतना इतना परसेंटेज पानी जो है दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो बिल्कुल करंट सिचुएशन है कि सिंध को 62% पानी जो है वो ऑलरेडी शॉर्टेज है। लेकिन अगर ये कैनाल्स की जिस तरह की बातें चल रही हैं, या अभी टीपी कैनाल पे जिस तरह इन्होंने दोबारा से एक इनिशिएटिव लिया कि जिसको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इर्सा इतना बाइस क्यों है, वो क्यों इतना जो है पार्शल होके जो है वो बात कर रहा है। जिस तरह के वो फिगर्स दे रहा है, वो फिगर्स रियलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर आप ऑन जो चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट है, उस पर वो तमाम चीजें वो पानी को इस तरह शो कर रहा है कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पानी है, इसमें कैनाल्स बन सकती है। तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स बताना चाहूंगी कि जिन दिनों में वो उनकी फाइनलीज जो है वो सेंड की गई थी, उन दिनों पाकिस्तान में फ्लडिंग थी। 2010 की फ्लडिंग भी हुई है, फिर 2020 में हुई, 2022 में हुई। तो वो जब फ्लड का पानी आया तो पानी डेफिनेटली विद एक्सेस शो कर रहा था उनको, लेकिन वो नॉर्मल पानी नहीं था कि जो यूटिलाइज किया जा सके। तो उसके बेस पे जो है उन्होंने वो फाइंडिंग्स दी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो सिंध इस वक्त 62% जो है वो शॉर्टेज को फेस कर रहा है। अगर आप सोचें कि अगर ये कैनाल्स बनती हैं तो ये सिर्फ सिंध का नुकसान नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। बिकॉज सिंध जो है हमारी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में आपको पता है कि ज़राअत का कितना बड़ा जो है वो पोर्शन होता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो सिंध एक ज़रूरी सूबा है, हमारी ज़्यादातर जो 80% 75% जो है वो ज़राअत पर मुश्तमिल है। अगर आप सिंध की ज़मीन को बंजर करते, जो पहले एक शॉर्टेज का शिकार है, लेकिन थोड़ी बहुत जो ज़राअत हो रही है, आपको पता है कि हमारी बहुत सारी ज़मीन जो है वो ऑलरेडी समंदर खा चुका है, वो समंदर के नीचे आ चुकी है। जी। तो मुझे थोड़ी बहुत ज़मीन बची है कि जहाँ पे थोड़ी सी काश्तकारी हमारी हो रही है, अगर आप उस पानी को भी रोकने का नुकसान है। तो मुझे लगता है फेडरल को ये बात सोचनी चाहिए। सीसीआई का जिस तरह ये इजलास नहीं बुला रहे हैं, अगर वो इजलास बुला लिया जाए, और सीसीआई के भी इरसा की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि इरसा का रोल भी इस वक्त बड़ा बाइस्ड है, वो भी बड़ा पार्शियल होकर बात कर रहा है। अगर इरसा में तमाम सूबों के जो कि प्रोविजन भी है कि तमाम सूबों के जो है मेंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन एक मेंबर जो है वो फेडरल का होता है। तो फेडरल का मेंबर इस तरह किसी भी सूबे को कम करने की, उसके पानी को कम करने की कोशिश करेगा, तो इवेंचुअली ये पाकिस्तान का नुकसान। जी, तो मुझे लेकिन आपको नहीं लगता कि इनको कोई आपको अनाउंसमेंट अब कर देनी, इनको आपको नहीं लगता इनको कोई अनाउंसमेंट अब कर देनी चाहिए, ताकि ये इशू बस अब रिजॉल्व हो जाए, थ्रेट खत्म हो जाए। वहाँ वैसे इतनी बारिशें होती रहती हैं, उनको स्टोरेज की तरफ अब जाना चाहिए ना, कि जी हम स्टोर करें, अब दूसरे तरफ जाएं हम, ऑप्शंस की तरफ। ये नहीं हो सकता बिकॉज सिंध विल नॉट अलाउ दिस, लोगों के लिए सही नहीं है। एंड लेट्स मूव ऑन। देखिए आवाज ब्रेक हो रही है। बनाए जाते हैं जो बनाए जाते हैं, उसका यही पर्पस होता है कि स्टोर करें। यू कैन हियर मी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जाते हैं उनका यही पर्पस होता है कि जब शॉर्टेज हो, जिस सूबे में शॉर्टेज हो, वहाँ रिलीज किए जाए। तो अगेन अगर वहाँ पे बारिशें हो भी रही है ना, इसके बावजूद पता है क्या, अगर आप थोड़ा सा और उसके आप बैक पे चली जाए, जो सिंध-दास मुआहदा है 1961 का जो रिकॉर्ड है, उसमें जब पाकिस्तान बना था उसके बाद जिस तरह की सिचुएशन हुई थी, मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सके उसको। जब 1961 में रिकॉर्ड हुआ था तो उस वक्त अयूब खान साहब का जो है टेन्योर था, तो उस वक्त इंटरनेशनली इतना प्रेशर था कि उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। तो जो अपर एंड के जो दरिया थे, जिसमें रावी, सतलज, बयास है, तहसीन साहब ये बता दीजिए कि अब क्या सिंध गवर्नमेंट कोई डेलीगेशन अपना भेज रही है, या वहां पर ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद है जो बातचीत हो रही है, या फिर अभी बात भी नहीं हो रही? अगर वो नहीं बुला रहे तो हम ही चले जाते हैं, जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, जरा बात करें। नहीं नादिया, दिस इज नॉट अ वे ना, बिकॉज आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपके फोरम्स बने हैं कि जी आपको सीसीआई का इजलास बुलाना है, फिर इरसा है उसमें, फिर एथनिक है, एथनिक ने भी अभी अप्रूव नहीं किया है। फिर हमने हर फोरम पे आवाज उठाई, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने ज्वाइंट सेशन में बड़ा कैटेगोरिकली ये बात जो है उन्होंने कही कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, इसमें हमारे अवाम की बेहतरी नहीं है बल्कि हमारी अवाम का नुकसान है। तो हमने डायलॉग हर जगह किया, हर फोरम पे किया, हमने ज्वाइंट सेशन में भी किया, सेशन में भी किया, में रेजोल्यूशन। और सियासी तौर पर क्या करेंगे आप? आपकी हिकमत सियासी तौर पर भी बता दीजिए। थोड़ा प्रेशर हो के जी अब आप अनाउंस करिए इसको अनाउंस करें, मैं वही बता रही, बेहतरी हो सबके लिए।
मैं वही बता रही हूँ। जी लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं वही बता रही हूँ कि अब हम रोड्स पे आ गए। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक जलसा है, आपको भी पता होगा, हैदराबाद में। इस तरह हम डिवीजन वाइज जो है वो अपने जलसे करेंगे। वो हमारी इसी कैंपेन का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने तमाम फोरम्स में, तमाम बड़े फोरम्स में, जिसमें जो है असेंबली है, नेशनल असेंबली, जॉइंट सेशन, सिंध असेंबली, हम हर फोरम पे जा चुके हैं। अब हमारे पास एक ही जो है वो सिविक हमारा एक राइट बचा है कि हम जी रोड्स पे निकले। इंटरनेशनली भी यही होता है कि जब आप अपने मैसेज कन्वे करते हैं तो हम डेफिनेटली रोड्स पे हम पहले भी निकलते हैं। हमारी पहले भी रैलीज हुई है, मुसलसल हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भी चेयरमैन साहब यही बात करने जा रहे हैं। और इवेंचुअली जो आपने पूछा, तो डिसीजन यही होना है हमारा जी कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारे लोगों को हमें लगता है कि उनके साथ भी नाइंसाफी होने जा रही है, तो हम यकीनन हुकूमत से ही अलग होंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। बहुत शुक्रिया तहसीन साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिकॉज वाकई ना स्टेप पे नेक्स्ट स्टेज पे चला जाए, ताकि अच्छा मुझे क्या लग रहा है कि किसान हो, पब्लिक हो, सिंध हुकूमत हो, वी आर ऑल टुगेदर। ये हमारा जॉइंट सारी एफर्ट्स हैं, वी आर ऑन द सेम पेज और हम अपने हक के लिए साथ मिल के लड़ें। और बिल्कुल, और सिंध गवर्नमेंट का जो तरीक़ाकार है वो भी आप देखें ना, एक तरीके से ज़ाहिर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहे हैं, मुल्क में कवानीन है, आपको किसी बात पर तहफ़्फ़ुज़ात है, एहतजाज आप कर रहे हैं, लेकिन तरीक़ेकार देखें आप, पुरअमन तरीके से वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात भी हो रही है और अवामी सतह पर भी इसको उजागर कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि ब्लैकमेलिंग का कोई इसमें तासुर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक जेन्युइन मसला है और उसका एड्रेसल चाहती है जी। और अब हम थोड़ी सी वीट इशू पे भी बात करें, इसी को कनेक्ट करके, क्योंकि पानी से ही भाई हम सबकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, हमारी सांसें, हमारा एवरीथिंग। और ज़ाहिरी बात है कि जो किसान लोग हैं उनको कितना अफेक्ट करता है, जिन्होंने भी चावल की फसल अभी शुरू करनी है। वीट इशू ऑलरेडी शुरू हो गया है, उसमें भी प्राइसेस का कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है कि इसमें कह रहे हैं किसान कि उनको सही कीमत नहीं मिल रही। तो बड़ा बिल्कुल ऐसा ही है, फीमन भी कर रहे होते हैं। वो यानी आप देखें ना कि कोई बिजनेस कैसे चल सकता है या मोटिवेशन कहाँ से किसान को मिलेगी जब आप नुकसान में जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं। यानी आप डर क्या लगता किसान की है ज़ुहैब, क्या है कि ये किसान जो है ना, इनकी नस्ल आगे भी ये काम संभालना उनको चाहिए असूलन, मतलब अगर, लेकिन तब जब आसानी हो, ये ना हो कि इतने मसाइल और इतना खसारा और इतना नुकसान हो जाए कि ये फिर शहरों की तरफ आए। ये काम ही छोड़ दें, दवा करो, असं ये करना ही नहीं, चलो जी हम चलते हैं बच्चों को पढ़ा के सारा दूसरी फील्ड्स में, हालांकि इसमें पढ़ाना चाहिए। और कहेंगे ये काम नहीं कर रहे हैं वो कि पानी नहीं, हम कितना पानी किए जा रहे हैं, पानी भी उनको अवेलेबल नहीं है, वो भी खरीदना पड़ रहा है, लेबर भी खरीदनी पड़ रही है, उनको सीड भी खरीदना पड़ रहा है। तो सब चीज खरीद के ना दिया। जो हिसाब किताब थोड़ा सा लगा है एक टेंटेटिव, वो ये है कि किसान इत्तेहाद कह रहा है कि 39 यानी 3,900 रुपए फी मन उन्हें मिलनी चाहिए पर प्राइस, लेकिन वो 2,500 रुपए मिल रही है, तो तकरीबन आधे का नुकसान उन्हें हो रहा है। और नुकसान में क्या आप काम करेंगे? कोई शख्स नहीं करेगा। तो फिर इनके वो बच्चे हैं जो डंकी भी कर सकते हैं, करते हैं, इतने मायूस हो जाते हैं, इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि कहते हैं हमने अपने माँ बाप को ऐसे स्ट्रेस में देखा, हमने ये काम नहीं करना, क्योंकि इसमें फायदा नहीं है। और कोई कमाई ऐसी थोड़ी है कि वो जनाब एक फसल उतरेगी तो जनाब वो सारी गाड़ियां भी ले लेंगे, और ऐसा नहीं होता। किसान के लिए तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चलती है। वो जो फसल उसकी उतरती है उससे क्या आप ये समझते हैं कि वो सारे खर्चे कर लेता है और वो जनाब घर भी खरीद लेगा? ऐसा नहीं है। हर साल मैन्युअल लेबर, जो मेहनत वो लोग करते हैं, बाकी खून पसीने की कमाई उनकी है, तो उनके साथ तो और सारा मुल्क उन्हीं के बलबूते पर चल रहा है भाई। वी ऑल हैव टू सपोर्ट। ये ना समझे किसानों का इशू, ये हर एक का इशू है। किसान ने अगर काम नहीं किया, हम क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे सब। तो वी मस्ट सपोर्ट देम, और हम इसलिए इस पे जरा बात भी करेंगे जरा जज्बाती। हसीब अनवर साहब ने ज्वाइन किया, चेयरमैन किसान इत्तेहाद पंजाब, और इसके साथ साथ हमें मोहम्मद मुनीब अनवर जो कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। आप दोनों को वेलकम करते हैं। जनाब बताइए क्या इश्यूज हैं किसान को? मतलब नुकसान में तो आप फसल नहीं बो सकते, तो जरा हुकूमत तक आपका मौक़िफ़ भी जाए, खुल के बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन रहा था, आपने तो जो किसान के असल मसले मसाइल हैं वो सारे के सारे इस तरह बयान जिस तरह कोई किसान बयान कर रहा हो। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि इस वक्त पंजाब के अंदर गंदम की फसल की हार्वेस्टिंग स्टार्ट है, कटाई स्टार्ट है, और इस वक्त 1 मन गंदम पैदा करने का किसान का जो खर्चा है वो तकरीबन 3,000 से लेके 3200-3300 रुपए तक पहुंच चुका है। इसके बरक्स उसको जो मार्केट से रेट मिल रहा है वो 2400-2500 रुपए का का रेट उसे मार्केट से मिल रहा है। 15 अप्रैल को हमने पूरे पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट किए और हुकूमत को ये कहा कि वो फौरी तौर पर गंदम की खरीदारी को इंश्योर करे, एक सपोर्ट प्राइस को इंश्योर करे, ताकि कम अज कम किसान
जो फी मंथ 700-800 रुपए में नुकसान में जा रहा है, उस नुकसान से बच सके। ये एक फसल नहीं होती। गंदम में अगर काश्तकार को नुकसान हो गया तो वो अगली फसल काश्त करने के काबिल ही नहीं रहेगा। वो बेचारा तो पहले ही कर्जों पे जिंदगी गुजार रहा है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत, पंजाब हुकूमत ने कल एक किसान पैकेज का ऐलान किया, जिसके अंदर उन्होंने तकरीबन 15 अरब रुपए इस मद में रखे कि किसान को कर्जे दिए जाएं, मार्का फ्री कर्जे दिए जाएं और उसको स्टोरेज फैसिलिटीज दी जाएं। अब इस वक्त पंजाब के अंदर 1,65,00,000 एकड़ के ऊपर गंदम काश्त है। अगर आप 15 अरब को 1,65,00,000 के ऊपर तकसीम कर लें तो ये फी एकड़ 1,000 रुपए से भी कम बनता है। दूसरी बात यह है कि अगर काश्तकार इसमें आकर उनकी स्टोरेज में जाके अपनी गंदम स्टॉक भी कर लेता है तो क्या वो स्टोरेज हर तहसील, हर जिले पे है? क्या उसकी एक्सेसिबिलिटी हर काश्तकार के पास है या नहीं? तीसरी बात, हमारी तारीख में ये देखा गया है कि जो गंदम अक्सर फूड के या सरकारी गोदामों में स्टॉक की जाती है उसको चूहे भी खा जाते हैं। अगर काश्तकार अपनी गंदम एक किस्म की गिरवी रखवाकर सरकारी गोदामों में उसके अगेंस्ट कर्जा लेगा तो 4 महीने बाद जब वो वापस आके वो गंदम उठाएगा तो उसको पैसे क्या बचेंगे? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। स्क्वायर लिए बड़ा मुश्किल है। या उसको भी बता दिया जाएगा कि तुम्हारी गंदम चूहे खा गए हैं। बिल्कुल, मुनीब साहब से पूछेंगे। ये देखिए सारे मामला उन्होंने यही बताए हैं और फिर हम पानी के मसले पर रो रहे थे। एक तो वैसे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स, फिर टैक्सेस का प्रॉब्लम है, उसके बावजूद आपको वो पैसे नहीं मिल रहे जो आपकी मेहनत के पैसे हैं। हुकूमत कहां गलत जा रही है और क्या मौक़िफ़ हुकूमत का सामने आ रहा है जब आप अपनी आवाज उठाते हैं उनसे? तो ज़ुहैब, पहले तो मैं आपका और नादिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे मजलूम और गरीब किसान की आवाज़ को बुलंद किया। गुजारिश ये है कि मेरे किसान ने 12,000 रुपये की DAP डाली, लाइन में लग के ब्लैक यूरिया खाद ली जो 5,000 रुपये की उसको पड़ी। उसने 6 महीने मेहनत की। सर्दी में जब माइनस में टेम्परेचर था उसने अपनी गंदम को पानी लगाया। जब उसकी गंदम तैयार हो गई, गंदम लूटने के लिए जो है वो आगे लोग, उन्होंने जो गंदम है वो 2,200 से 2,300 रुपये ली। मेरे किसान का खर्चा आप जमा करें और आज जो गंदम वो बेच रहा है उसको 15 से 20,000 रुपया फी एकड़ नुकसान है। 6 महीने की उजरत तो दूर की बात, वो अभी नुकसान में जा रहा है। वो अपने बच्चों का कैसे पेट पालेगा? उसने अपने गंदम में जो खाद डाली वो अपने बच्चों का जेवर बेच के, जानवर बेच के खाद डाली, लेकिन आज उसका घर जो है वो भी पूरा नहीं हो रहा। उसने इस मुल्क के लिए अनाज पैदा किया लेकिन उसके घर में अपने अनाज नहीं है। अनाज नहीं है घर में और नादिया फिर पानी की शॉर्टेज, वो भी मैं तो पता है डिप्रेशन में जैसे चली गई क्योंकि क्या है कि आम इंसान और किसान जो हैं वो कनेक्टेड नहीं है। हमें नहीं पता कि वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हम तो खबरों में सुन लेते हैं भाई महंगा हो गया, सस्ता हो गया, जो हो गया, बस शॉर्टेज होगी, इंपोर्ट कर रहे हैं। असल तो हमें पता ही नहीं मसाइल का। तो भाई अब आप क्या चाहते हैं? अब तो ये तो टाइम आ गया है चावल की फसल का। मुनीब भाई ये कैसे होगी? चावल हमारे पे बैन किया गया है। सिंध डिस्ट्रिक्ट, सिंध में जितनी भी डिवीजन्स है उसमें चावल बैन है। हम चावल नहीं लगा सकते। क्या मतलब? यानी ये कैसे? पानी की शॉर्टेज की वजह से हम पे बैन है, हम चावल नहीं लगा सकते। तो पानी तो बहुत है, वो चोलिस्तान जा रहा है पानी तो। लेकिन अभी इस साल लगाया है बैन या पहले से? लगा सकते हैं, हम चावल नहीं लगा सकते। मैं यही कह रहा हूँ, पानी तो बहुत है। मुनीब भाई ये कब से बैन लगा हुआ है? सॉरी, ये बैन कब से लगा हुआ है? पहले से या अभी इस साल लगा है? ये अभी बैन लगा है जब से पानी की शॉर्टेज आई है। हम चावल पे हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बैन है, हम चावल नहीं काश्त कर सकते। तो इससे क्या नुकसान होगा सिंध के लोगों को अगर यहाँ से चावल इस साल अगर नहीं होगा तो? हमारी जमीनें बंजर पड़ी हैं, नुकसान तो हमारा हो रहा है। हम ना चावल लगा सकते हैं ना हम गन्ना लगा सकते हैं। और लगाना भी चाहे तो नहीं लगा सकते। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको बैन ना भी लगे तो पानी नहीं आ रहा डेल्टा तक, पानी मतलब पहुंच कहाँ रहा है पानी? चावल के लिए तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए। असी भाई आप बताएं कि ये कैसे सिस्टम चल रहा है? ज़राअत का निज़ाम तो बड़ा एक साइंटिफिक सिस्टम है कि आप अजनास आपने क्या बोनी है, क्या इंसेंटिव देना है किसान को कि दोबारा वो फसल लगाए, वरना ऐसे तो शॉर्टेज हो जाएगी, उसके बाद आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये मौक़िफ़ क्यों नहीं रियलाइज कर पा रही हुकूमत
और ख़ास तौर पे चोलिस्तान की तरफ डाइवर्ट भी किया जा रहा है पानी, तो सिंध भी मुतासिर, पंजाब भी मुतासिर, ये कैसी हिकमत अमली है? गुजारिश ये है कि इस वक्त ऑलरेडी जितने भी रकबे आबाद हैं उनके ऊपर जो भी फसल लगती है उसको खरीदने वाला कोई नहीं होता। अगर ये चोलिस्तान भी आबाद हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, आबाद होना भी चाहिए, अगर उसके बाद उसकी भी फसल मार्केट में आएगी तो उसका भी खरीदार कहां से ढूंढ के लाएंगे? हमारे यहाँ पे इंपोर्ट मैकेनिज्म तो गंदम का है लेकिन एक्सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है। पिछले चंद सालों तक पाकिस्तान गंदम भी बाहर से मंगवाता था और हमने वो वक्त भी देखा जब आटे के ट्रकों के पीछे लाइनें लगती थीं और भगदड़ की वजह से बहुत सारी कीमती जानें जाया होती थीं। लोग आटे के लिए दर बदर फिरते थे। फिर इस कुदरत ने, अल्लाह ने पाकिस्तान पे खास मेहरबानी की और पाकिस्तान को गंदम के अंदर खुद कफील कर दिया। इस मुल्क के काश्तकार ने दिन रात मेहनत की, वो ना गर्मी से डरा ना सर्दी से डरा। होना तो ये चाहिए था कि उसको उसकी मेहनत का सिला दिया जाता, लेकिन आज वही काश्तकार फसल पैदा करने के बाद तो मुनीब भाई ये कार्टेल कौन तोड़ेगा आखिर, मुझे बताएं। मिडलमैन का किरदार कौन खत्म करेगा? होर्डिंग्स का खात्मा कौन करेगा? मिल ओनर्स की जो एक बादशाही है इसको कौन खत्म करेगा कि किसान खड़ा हुआ है लेके अपनी फसल, आप उसको वो रेट भी नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारी फसल खराब होती है तो हो जाए, मैं तो इसी रेट पे लूंगा। और ये प्रायोरिटाइज करना बड़ा जरूरी है कि सबसे ज्यादा जरूरत तो फील्ड्स में एग्रीकल्चर सेक्टर को पानी की। ये जिम्मेदारी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये सारा मैनेजमेंट, इस तरह की चीजें हुकूमत ने मैनेज करनी होती है। हम सस्ती रोटी या सस्ते आटे या सस्ती गंदम के खिलाफ नहीं है। आप गंदम की कीमत भले 2000 कर दें लेकिन किसान की इनपुट सस्ती करें। इस टाइम 4500 रुपए से ज्यादा यूरिया का रेट है, 12000 रुपए से ज्यादा डीएपी का रेट है। हम अगर अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो वहां पे यूरिया आज भी 400 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में मिल रही है, डीएपी तकरीबन 1200 से 1500 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में। और हमें कितने की मिल रही है? हमें यहाँ कितने की मिल रही है? यहाँ 12,500 रुपए की मिल रही है। हमारी एवरेज प्रोडक्शन 32 मन फी एकड़ है। हाफ का डिफरेंस है। ये क्या वजह है? ये होता ही सस्ता है या हमारे यहाँ ये क्या है? बाकी अमाउंट क्या है? 400 के बीच में जो अमाउंट आ रही है ये कहाँ जा रही है? मुनीब भाई से पूछते हैं। मुनीब भाई आप बताएं जरा इस बारे में। ये तो मुझे नंबर इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना, वो इस वक्त डीएपी की जो कीमत है वो 2200 से 2300 रुपया है। हमारे पे जो डीएपी हमें दी जाती है वो तकरीबन 12,000 रुपए की दी जाती है। जो ये डिफरेंस है ये सारा टैक्स है जो हम पे करते हैं, या वो कंपनीज हैं जो खाद बनाती हैं उनको हम देते हैं। मुझे बताएं फी एकड़ पर क्या नुकसान हो रहा है मुनीब भाई, जरा खुल के ताकि लोग समझें। फी एकड़ पर नुकसान क्या हो रहा है आपको? इस वक्त फी एकड़ 15 से 20,000 रुपया मेरा किसान जो है वो नुकसान में जा रहा है। जिसका 10 एकड़ है वो 1.5 लाख रुपया नुकसान में है और जिसके 20 एकड़ है वो 3 लाख रुपया नुकसान में है। 6 महीने मेहनत करने के बाद आज और आप इस नुकसान को भरपाई, आप इस नुकसान को ज़ाहिर ऐसे कवर अप करेंगे, जमीन गिरवी रखेंगे, कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, इसी तरह होगा ना, लोन लेंगे। मुनीब भाई ऐसा भी होता कि लोगों के दिल कितने खराब हों कि वो कहते होंगे हमने फसल ही नहीं लगानी अगले साल, उनका मोराल तो खराब हो गया होगा। ज़ुहैब, ये नुकसान जो है ये तो हो गया, लेकिन अगली फसल लगाने के लिए हमें जो है वो कोई हमारे पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हमें चावल नहीं लगाने दिया जा रहा, हमें जो है वो कबाब की फसल को पानी चाहिए, हमें पानी नहीं दिया जा रहा। हमारी कॉटन जो है वो भी काश्त नहीं हुई। हमारे इधर गर्मी जो है वो तकरीबन टेम्परेचर 40 पे पहुंच गया, लेकिन अपनी कॉटन काश्त नहीं कर सके। हमारी जमीनें अभी तक बंजर होगी। जो पहले नुकसान हुआ वो आप तो क्या हो गया। करेंगे मुझे बताएं, कर क्या सकते हैं आप? मुनीब भाई आप क्या कर सकते हैं? इख्तियार में क्या है? रोडों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे? हम एहतजाज कर रहे हैं, हम रोडों पे निकल रहे हैं, हम हर तहसील लेवल पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई, हमारे साथ कोई भी गवर्नमेंट ने कोई राब्ता नहीं किया। हसी भाई ऐसा ही है? हसी भाई आप भी बता दें, कोई गवर्नमेंट राब्ता नहीं कर रही है, वो ऐसे समझ रहे हैं। गुजारिश ये है कि पंजाब का काश्तकार इस वक्त फी एकड़ गंदम में तकरीबन 30 से 35 हजार रुपया नुकसान में है, क्योंकि पंजाब के अंदर उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। पंजाब के अंदर ज्यादातर रकबे ठेके पे हैं और जिनका 6 महीने का ठेका कम से कम 50,000 रुपए से ज्यादा है। पंजाब का काश्तकार इस वक्त ज्यादा परेशानी का शिकार है
क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे मसाइल आ चुके हैं। एकदम गर्मी पड़ने की वजह से जो नई फसल की का सोइंग सेशन है वो भी इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा अभी तक गंदुम वो खेतों में लेके बैठा हुआ है, अपनी गंदुम वो बेच नहीं सका। इस सूरत हाल में वो सड़कों पर नहीं निकलेगा, वो एहतजाज नहीं करेगा तो वो और क्या करेगा। इस वक्त तो किसान को अपनी बका की फिक्र पड़ चुकी है। जो उसने एक्चुअल खर्चा किया था उसको तो उसके अंदर भी नुकसान होता नजर आ रहा है। जनाब बस हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके मसाइल ये हल हों, किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, ये सब जानते ही हैं, लेकिन इसकी ये रियलाइज नहीं करते। चौधरी हसीब अनवर बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद मुनीब अनवर इन्होंने भी हमें वक्त दिया और किसानों के मसाइल के बारे में बताया। बिल्कुल, अब बात समझ में आ रही है और पता चल रहा है कि कितने तकलीफ में हैं किसान, और हम ये जो इश्यूज हैं इस पे हम बात करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी थोड़ा सा आपको मैं खास थोड़ा सा ज़रा थोड़ा सा लाइट मूड की तरफ चलते हैं, आपको अच्छे माहौल में लेके चलते हैं जहाँ मौसम भी अच्छा है, जहाँ नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ पोल्यूशन नहीं, हवा बड़ी खूबसूरत है। ज़रूरी है कि हम साल में एटलीस्ट 1-2 दफ़ा ज़रूर ऐसी जगह जाएं जहाँ हमें प्योर ऑक्सीजन मिले, हमारी आंखों को अच्छा लगे। खूबसूरत झील की सैर जरा आपको करवाते हैं। तो जरा टीवी पे सैर कराते हैं, उसके बाद आपने खुद फिजिकली इंशाल्लाह वहाँ जरूर जाना है। मीर नईम इस झील की सैर करा है, जरा देखिए खूबसूरत मनाजिर शंग्रीला जी। तो हम भी शायद ब्रेक लेके फिर वापस आएंगे, तो देखिए जरा, एंजॉय कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के दिलकश शुमाली इलाकाजात के सबसे खूबसूरत शंग्रीला झील कचूरा स्कर्दू के किनारे पे। यह झील जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, अपनी कुदरती खूबसूरती, बर्फ से ढके पहाड़ों और शफाफ नीले पानी की वजह से जो है दुनिया भर की सियाहों को जो है अपनी तरफ खींच रही है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं हसीन वादियां, बर्फ पोश पहाड़ और दिल को छू लेने वाले मनाजिर, जो किसी ख्वाब से जो है कम नहीं लगता है यहाँ के सियाहों के लिए। और यहाँ के सियाहों के लिए क़याम के लिए शानदार होटल्स, रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं। शंग्रीला रिजॉर्ट जो है 1983 में कायम हुआ था और ये उस वक्त का स्कर्दू का जो है पहला सियाती रिजॉर्ट था। इस झील पर जो है सबसे खास बात यह है यहाँ पर बोटिंग जैसी सरगर्मियां भी मौजूद है और यहाँ खवातीन, बच्चे, फैमिलीज खूब इंजॉय करती हैं। और इन सब से जो दिलचस्प बात यह है यहाँ के एक असली जहाज के ढांचे पर मबनी जो है मॉडल भी मौजूद है, जो सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सियाह यहाँ आकर जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कराची से आए हुए एक फैमिलीज और कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहें। इस जगह पे हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा गुजरा, और कचूरा लेक में मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 एक्सीलेंट गुजरा क्योंकि वहाँ जो है हमने बोटिंग करी और जिप लाइन, और जो है और यहाँ भी बहुत, यहाँ हमें एनिमल्स देखे और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आगे एक्सपीरियंस करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ कराची से आए हुए कुछ मेहमान मौजूद था, बच्चे, खवातीन भी मौजूद था। उनसे हमने जाना तो उन्होंने यही कहना है कि शंग्रीला रिजॉर्ट्स में आके उनको बहुत अच्छा लग रहा है। स्कर्दू के मुख्तलिफ सियाहती रिजॉर्ट्स को उन्होंने चक्कर लगाया तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर आके जो है ना हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी Welcome back after the break. Welcome back to Rise and Shine with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. Good morning everyone. और अब हम जरा बात करें मौसम की। ओले, ज़ालाबारी, ये क्या हुआ भाई? ये कल इस्लामाबाद पिंडी में मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। आप भी रहती हैं और जो अभी रहने वाले हैं उनसे हमारी बात हुई है, वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हेल स्टॉर्म ऐसा आया है कि काफी ज्यादा तबाही हुई है, प्रॉपर्टी लोगों को उसको नुकसान हुआ है। मैं एक वीडियो देख रही थी कि देखें जब बाहर आपके घर की एक गाड़ी खड़ी होगी या 2, ये जो कार शोरूम्स वाले होते हैं, ठीक है ना, उनकी तो गाड़ियां डिस्प्ले पे होती हैं 20-20, 30-30, वो सब तबाह हुई हैं। कह रहे हैं कि एक कार डीलर को 50-60 लाख का मिनिमम नुकसान हुआ है। कि आप सोचो, या तो होता है कि अच्छा शीशे टूट गए, आगे पीछे शीशे टूटे तो अच्छे खासे महंगे होते हैं, गाड़ियों पे डेंट्स आए, छत पे, सामने, वो क्या कहते हैं, बोनट कहते हैं, बिल्कुल बोनट पे आए, हर जगह साइड मिरर्स हैं वो टूट गए। किस फोर्स के जो हैं ये जो ओले गिरे हैं। और मैं कहती हूँ कि और लोग भी अच्छा बचा भी नहीं सकते थे कि वो आते वो तो उनके सर पे और सारी गाड़ियां इंश्योर्ड थोड़ी होती हैं, जो इंश्योर्ड थी चलो वो तो बच गए हैं, लेकिन जिनका वैसे नुकसान हुआ है बाहर ही खड़ी होती है ना गाड़ियां, ज्यादातर गैराज बहुत कम घरों में ही होता है और कवर्ड भी नहीं होता इस तरह। तो अब ये मौसम यानी मौसमियाती तब्दीली कुछ अजीब ही रंग ले रही है। यानी आप देखें कि इस्लामाबाद में ये हो रहा है, अब वहाँ क्या ये गर्मी आएगी या नहीं आएगी, या मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप इधर पंजाब में आ जाए नीचे, फिर आप सिंध में आ जाए तो यहाँ कह रहे हैं कि कुछ हीट वेव का भी मामला है
और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ेगी। अच्छा, कुछ दिन पहले वो अर्थक्वेक का भी हमने सुना था। तो बिल्कुल ऐसे ही। कुछ क्लाइमेट शिफ्ट जो है पंजाब के पास एरिया को बड़ा अफेक्ट कर रहा है, और यहाँ हमारी हीट वेव जो है, तो जो क्लाइमेट शिफ्ट है इसने अपने जो है ना मेरे ख्याल असरात दिखाने शुरू कर दिए हैं। जो पिछले कुछ डेकेड से हम वार्निंग हर कोई कह रहा था कुछ करें, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट पे काम करें, मत करें पोल्यूशन, ओजोन लेयर जो है वो खत्म हो रही है। तो अब देखिए उसके असरात शुरू। तो मेट ऑफिस से अंजुम रजीक साहब ने भी ज्वाइन किया है, हीट वेव से मुतालिक बात करेंगे। एमन सईद हैं, मोना भी हमारे साथ होंगी कराची से, और एमन है इस्लामाबाद से। जी, एमन सईद इस्लामाबाद से। तो सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। एमन, बताइए कल ये इस्लामाबाद में जो हुआ है एक्सपेक्टेड था, मेट डिपार्टमेंट ने बताया था कि ये होने जा रहा है, इस वक्त क्या सूरत है, कितना मुमकिन तौर पर नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो इस्लामाबाद में सूरज है वो आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन कल दोपहर के बाद जो इस्लामाबाद का मौसम हुआ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। शुरू में तो जैसे बारिश शुरू हुई तो लोग खुश हो गए कि चले गर्मी से जान छूटेगी, मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हेल स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म शुरू हुआ उसने शहर का नक्शा ही बिल्कुल बदल के रख दिया। महकमे मौसमियात की अगर बात करें तो महकमे मौसमियात ने जो कल सुबह की अपडेट दी थी उसमें बताया था कि शाम के औकात में बारिश एक्सपेक्टेड है और साथ साथ झालाबारी भी हो सकती है, लेकिन जो है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी ये बिल्कुल किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और जो झालाबारी हुई हम खुद मतलब देख रहे थे, कितनी ड्यूरेशन की थी ये? कि कितने ज्यादा। एमन, कितनी ड्यूरेशन थी, कितनी देर तक ये जो थी ओले बरसते रहे, झालाबारी होती रही? जी नादिया, ये हेल स्टॉर्म जो है ये तकरीबन 1 घंटा जारी रहा और शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो हेल स्टॉर्म था और इतने बड़ा साइज था उन जो बर्फ के ओले जो थे कि हम सब देख के हैरान हो रहे थे। 1 घंटा ये ऐसे जैसे पत्थर बरसते रहे आसमान से? जी, 1 घंटा होता रहा या ये पूरा बता रही है बारिश? जी बिल्कुल, 1 घंटा। और इससे पहले कभी हुआ है हेल स्टॉर्म? जब बारिश तो बहुत घंटे जारी रही, हेल स्टॉर्म जो था वो ऑलमोस्ट 1 घंटे जारी रहा। और 1 घंटा तो हमारे बचपन में कभी भी नहीं होता था। इतने ओले होते थे, इतने ओले होते थे, कुछ मिनटों के लिए होती थी। ये बात कितनी स्ट्रेंज है कि 1 घंटे की तो हमने झालाबारी हिस्ट्री में शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ इतनी देर। जी बिल्कुल, और जो गाड़ियों का नुकसान हुआ है, बेतहाशा गाड़ियों का नुकसान हुआ है। हमारे अपने घर में 2 गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हुई हैं और जो दरख्तों के जो तने हैं ना वो अगर आप देखें तो आपको इंतहाई हैरत होगी, लगता है कि उन पे बुलेट फायर किए गए हैं, मतलब दरख्तों के तनों पे इतने बड़े गड़े पड़ गए हैं। तो बहुत हैरत अंगेज चीज थी, मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा ऐसा। अच्छा, और इसमें थोड़ा ये भी ख्याल करना चाहिए क्योंकि जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है उसमें सनलाइट के लिए ना अब छतों पे शीशा लगाया जा रहा है। ये ना करें, ये खत्म कर दें, क्योंकि अगर किसी घर पे हुआ भी होगा मसला कि अगर ऊपर से आपके जो झालाबारी है उससे तो छत आपकी शीशा टूट के गिर सकता है। शीशे टूट गए सारे। हाँ, तो छत पे ये ट्रेंड हो गया ना, छत पे शीशे लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना, ये नहीं करना अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं। तो आज गर्मी है आपने बताया। हाँ, आज का बताइए, क्या गर्मी यानी लग रहा था कि मौसम बेहतर रहेगा? इस वक्त तो सूरज आबोताब के साथ जारी है और दर्जा हरारत जो है वो वक्त के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज दर्जा हरारत जो है वो ज्यादा से ज्यादा 35 दर्जा सेंटीग्रेड तक जा सकता है, लेकिन आज भी दोपहर के बाद जो है वो मेट ऑफिस ने ये बताया है कि मौसम इस्लामाबाद में क्लाउडी हो सकता है। झालाबारी आज जो है वो मेट ऑफिस ने अपनी पेशगोई में नहीं बताई, लेकिन बादलों का बताया कि बादल आज भी शहर का रुख कर सकते हैं। लेकिन जो नई अपडेट है उसके मुताबिक जो मुल्क के बालाई इलाके हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इजला, पिंडी, इस्लामाबाद, 20 अप्रैल तक जो स्कैटर्ड बारिशें हैं ये मुतवक्को हैं। और साथ साथ जो जनूबी अजला है पंजाब के और जो सिंध के मैदानी अजला है वहां पे बताया गया है कि हीट वेव जो है वो 18 अप्रैल तक बहुत ज्यादा रहेगी। ओहो, हीट वेव। बहुत शुक्रिया एमन सईद, आपने हमें अपडेट किया। और खैर ये तो कुछ बेहतर बात है कि चले बारिशें तो होंगी ना, लेकिन ये हमारे लिए एक लेसन भी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई मसला बताते हैं तो फिर उसके बाद फौरन सोचें सोल्यूशन। खर्चा तो होगा, लेकिन ये कि जो बड़ा नुकसान हो जाएगा उससे हम बचत कर सकते हैं। वो ये कि प्लीज़ गाड़ियों के लिए अब आप कोई सॉलिड शेड का बंदोबस्त करें या घर के बाहर अगर कुछ ऐसा शेड बना सकें, घर के अंदर गाड़ियों का करेंगे कि आपको शेड की ज़रूरत है ताकि प्रोटेक्शन हो। बिल्कुल, देखे ना एकदम सारी गाड़ी तबाह हो गई ना, वो तो कितनी बनेगी गाड़ी, पूरी छत उसकी बनानी है आपने, साइड्स बनानी है, मिरर्स टूट गए, शीशे टूट गए, तो बचा क्या है उस गाड़ी में? अच्छा, एक ऑप्शन ये है। दूसरा जो आपने जरूर काम करना है वो ये कि प्लीज अपनी गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाएं, जरूरी है और हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है कि आप गाड़ियों। तो ये तो इस्लामाबाद की खैर बात हो गई। अब डिप्टी डायरेक्टर मेट ऑफिस अंजुम रजीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और मोना जो आपकी मोना डार्लिंग मोना डार्लिंग ने भी हमें ज्वाइन कर लिया कराची से। अंजुम साहब बहुत ज्वाइन कर लेंगी थोड़ी देर। अंजुम साहब कैसे, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये इस्लामाबाद में जो हुआ भी बताइए, एक्सपेक्टेड था, नहीं था,
कोई वार्निंग जारी की गई थी मेट ऑफिस की तरफ से, और ओवरऑल मुल्क का मौसम कैसा रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। ये फोरकास्टेड वेदर था। 16 तारीख से एक मगरबी हवाओं के सिलसिले की ऑलरेडी पेशन गोई कर दी गई थी, और ये बात भी बता दी गई थी कि खित्ते पोटोहार और मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी हो सकती है। इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि ये तो फोरकास्ट थी, एक होती है नाउकास्ट में ये होता है कि आने वाले 4 से 6 घंटों का वेदर आपको बता दिया जाता है, और नाउकास्ट की डिसमिनेशन का सबसे बेहतर तरीका जो है वो वेदर ऐप होती है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पीएमडी किसान के नाम से वेदर ऐप गूगल और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने वो ऐप डाउनलोड की हुई है उस पे वक्तन फवक्तन बिफोर टाइम जो है वो आपको बता दिया जाता है कि आने वाला वेदर कैसा होगा। तो उसमें बताया गया था कि इतने बड़े बड़े ओले पड़ेंगे कि गाड़ियां टूट सकती हैं? जी बिल्कुल, हेल स्टॉर्म का बताया गया था। हेल स्टॉर्म का साइज जो है इसको बताना कबल अज़ वक्त मुश्किल होता है। अच्छा। देखें, टेम्परेचर कंट्रास्ट जो है वो बहुत ज्यादा था। इस्लामाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, और जब मगरिबी हवाओं के बारिश बरसाने वाले सिलसिले आते हैं तो अपर एटमॉस्फेयर में हवा बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और उसकी जो ड्रिगिंग होती है ठंड की वो बहुत नीचे तक आ जाती है। जब कंट्रास्ट डेवलप होता है तो इस तरह के हेल डेवलप होते हैं। तो अभी नाउ वेदर क्या कह रहा है? ये अंजुम से ये भी पूछना है कि जी कभी हुआ ऐसे पास्ट में कि 1 घंटा ज़ालाबारी हुई हो? देखिए, 1 घंटा ज़ालाबारी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अंदाज से हुई है। कहीं पर छोटे हिल्स थे, कहीं पर बड़े थे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जो एरिया जो है मारगिला से करीब थे, जैसे सैदपुर और सेक्टर ई और इससे मुल्हिका इलाके, यहाँ पर हेल का साइज ज्यादा था, बड़ा। अगर आप थोड़ा सा पिंडी की तरफ जाते हैं तो पिंडी में तो ऑफ कोर्स हेल नहीं हुआ, लेकिन जो 0 पॉइंट या उससे मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर साइज छोटा था। अच्छा, व्हाट अबाउट ये मरी, बूरबन ऊपर? वहां से जी हेल की कोई इतलात नहीं है, ताहम बारिश की इतलात है। बारिश की इतलात है। और ये पंजाब का जो आपका इलाका है सारा ये, और फिर सिंध का इलाका, यहाँ क्या हीट वेव के इम्कानात हैं, ये भी बताइए। इसलिए मैं कहूँ, अब्बा मुझसे ना बात नहीं कर रहे कि ये ओले वाली बात। अच्छा, वो कुछ हाँ, वो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने नहीं बताया। तो अब क्लियर हुआ कि पिंडी में इतने ओले नहीं इस तरह पड़े। ये जी अंजुम साहब। जी बिल्कुल, सिंध और पंजाब का ओले नहीं गिरे हैं। और बाकी अगर हम वेदर की बात करें तो ये सिलसिला 20-21 तारीख तक कुछ इलाकों में, इंतहाई शुमाली इलाकों में 22 तक जारी रहेगा। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि आज जो है क्लाउडी वेदर इस्लामाबाद में हो सकता है, ताहम कल और परसों इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। और क्योंकि मैक्सिमम हीट एनर्जी या एनर्जी जो है वो डिसिमेट हो चुकी है इस एटमॉस्फेयर से, तो अब हेल के इम्कानात नहीं। अब सिंध पे आ जाए अंजू भाई, सिंध पे आ जाए। सिंध का बताइए, क्या हीट वेव के इम्कानात हैं सिंध के अंदर या पंजाब में? और लोड शेडिंग के भी आ गई हैं नोटिफिकेशन। सिंध में जो है वो हीट वेव परसिस्ट कर रही है, और इस बात के इम्कानात हैं ये 18 तारीख तक ये सिलसिला सिंध के अक्सर इलाकों में जारी रहेगा। उसके बाद ये मगरिबी हवाओं के सिलसिले की वजह से कुछ जो सिंध के अक्सर मैदानी इलाके या पंजाब के जनूबी पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पे थोड़ी सी टेम्परेचर में सब्सिडेंस होगी। ताहम मैं ये आपको बात बताता चलूँ कि कराची में आने वाले इतवार से मंगल और बुध तक जो है वो टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और इस बात की तवक्को है कि कराची में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री तक जाएगा। और वो भी किस महीने में? हम बात कर रहे हैं अप्रैल की। बिल्कुल, अप्रैल में है, हम मिड में हैं, और हम ऐसी हीट वेव देखेंगे जो मतलब बड़े लेटर मंथ्स में होता है। बिल्कुल अंजू भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वेदर से मुतालिक हमें अपडेट किया। तो मोना से जो उन्होंने बता दिया, अलार्म कर दिया हमें कि मोना, कोई अच्छी खबरें बताओ प्लीज मोना। गुड मॉर्निंग मोना डार्लिंग, कैसी हो तुम? ठीक हो? कहने को है नहीं, क्योंकि मौसम गर्म है। क्लाइमेट चेंज जो है जहाँ दूसरी जगह पर असरअंदाज है, वहाँ हमारे कराची शहर और सिंध पर भी असरअंदाज हो रहा है। और जैसा कि अभी अंजुम नज़ीर साहब की आपने बात सुनी कि कराची में जो है इतवार से जो है दर्जा हरारत शहर का 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाने का इम्कान है। तो आइंदा दिनों में इसी तरह की गर्मी है जहां मौसम गर्म है। लेकिन इस वक्त की अगर हम मौसम की बात करें कि जहां दर्जा हरारत जो है 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम दर्जा हरारत जो है गुज़िश्ता दिनों में ये रहा है। और साथ ही इसलिए भी बेहतर ये फ्रेम आपकी वजह से प्लेजेंट लग रहा है ये मोना? ये आपकी वजह से प्लेजेंट लग रहा है फ्रेम, या गर्मी आप महसूस कर? गर्मी ठीक ठाक है। अब अप टू यू, जो आप समझे। क्या कर रहे शो में सुबह छोड़ो, इग्नोर करें मोना। मोना ये बताएं, लोड शेडिंग का क्या हाल है भाई? कोई आगे हैं टाइमिंग्स वगैरह? लोड शेडिंग, गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग का तोहफा तो हमें मिलना ही होता है। बिल्कुल
बिल्कुल नादिया, यहाँ कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों में जो है 10 से 12 घंटे, और जो सुल्तानाबाद का इलाका है जो PIDC की तरफ पड़ता है वहाँ 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मैं इस वक्त जैकबाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। इस इलाके में भी यानी कि 24 घंटों के दौरान जो है जैकबाबाद के इलाका जो है ये जैकब लाइन जो है लाइन एरिया मैंने कहा जैकबाबाद का पहुंची इतनी दूर नहीं, जैकब लाइन सॉरी, इसीलिए मैंने माजरत कर ली है कि जैकब लाइन या लाइन पता क्या 12 घंटे की लोड शेडिंग है, सुल्तानाबाद में 14 घंटे की। और जैकबाबाद से होता ना, पानी की बॉटल होती है आपके हाथ में। मैं कहा हाय कहाँ चली गई इतनी दूर गर्मी में। इसीलिए मैंने आपसे माजरत कर ली। कोई बात नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया है। और अगर हम बात करें के इलेक्ट्रिक की जानिब से, जब उनसे पूछा जाता है कि मुख्तलिफ इलाकों में इतनी तवील दौरानिए की लोड शेडिंग हो रही है मुख्तलिफ औकात में, तो उनका कहना है कि लोड शेडिंग सिर्फ उन एरियाज में हो रही है जहां पर के बिजली चोरी की जाती है या कुंडा सिस्टम है। अदरवाइज जिन इलाकों में बिजली चोरी नहीं की जाती, कुंडा सिस्टम नहीं है, वो इस लोड शेडिंग से अस्तस्ना है। यानी कि वहाँ लोड शेडिंग नहीं की जाती, टेक्निकल फॉल्ट हो या कुछ और प्रॉब्लम हो या कोई मेंटेनेंस का काम किया जाता है तो वहाँ पर जो है पहले वहाँ के मकीनों को जो है इन्फॉर्म किया जाता है। यानी अब बिजली का मोना, अब सूरत हाल ये है कि बिजली का आना एक खबर है, यानी अब ये खबर बन गई है कि बिजली आएगी तो ये खबर बन जाएगी। क्या बात है, ऐसे ही क्योंकि बिजली इतने तवातुर के साथ लोड शेडिंग हो रही होती है। अच्छा, जब देखिए लोड शेडिंग होती है, लाइट नहीं होती, तो साथ में पानी की शॉर्टेज भी होती है। क्योंकि पानी एक तो लाइन में आता नहीं, और जब लाइन में पानी आता भी है तो उस वक्त बिजली नहीं होती। जब बिजली नहीं होगी तो पानी की मोटर नहीं चलेगी, जब मोटर नहीं चलेगी तो पानी की शॉर्टेज। आपने और डरा दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे में प्लीज जरा ख्याल याद करें, जिस तरह रमजान मुबारक में आपने इतने जेनरस होने के सबूत दिया, लोग किस तरह दे रहे होते थे अफ्तारी के टाइम पे, पानी बांट रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अफ्तारी दे रहे हैं, तो प्लीज़ पानी का भी थोड़ा सा कोई इंतजाम रखें लोगों के लिए, जानवरों के लिए, चुरिंद परिंद के लिए, अपने छतों पे, टेरेस पे, बैल्कनीज में पानी रख दीजिए परिंदों के लिए, और जहाँ जानवर आसपास हैं तो उनके लिए भी पानी रखें, और लोगों के लिए तो खास तौर पे आप प्लीज़ कुछ जो भी कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानीज का सेगमेंट तो डे फर्स्ट से हमारे शो का हिस्सा होता है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको ऐसे रखा हुआ है कि कॉन्फ्रेंस के, जैसे हमने शुरू में भी कहा, कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ओवरसीज पाकिस्तानीज आए हुए हैं और बड़ी अहम ये कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान के लिए, तो हम उस कॉन्फ्रेंस का ही अहवाल ओवरसीज पाकिस्तानीज के सेगमेंट में जानते हैं। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इरफानुल हक ने, जो कि यूके से नुमाइंदा 365 न्यूज़ है, लेकिन खास तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हुए हैं। तो उनसे ज़रा नादिया जानते हैं कि क्या अभी तक बातचीत हुई है और कितने पुरुम्मीद हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। बिल्कुल, और क्या मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट दी है या कहा है कि जिनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाए, क्या इनके मसाइल हैं? जी इरफान। जी, वेलकम टू पाकिस्तान। कैसी चल रही है कन्वेंशन? थैंक यू वेरी मच नादिया। पहले तो मैं आपको बताऊं, कल जब ये इस्लामाबाद का मौसम हुआ था तो मैं भी वहीं पे था, जना एवेन्यू से गुजर रहा था। अच्छा। तो मैंने भी वो देखा, सारा गाड़ी में था, तो यकीन करें बड़ा डर लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे ना शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है गाड़ी पे, और बार अल्लाह खैर करे। तो गाड़ी वही गाड़ी थी, उसके बाद आपने अपनी गाड़ी को देखा? कोई मैंने घर आके देखा, और वो उसके ऊपर जो काफी फूल बने हुए हैं, तो डिजाइन बन गया क्या उस पे? पाकिस्तान आके जरा कुछ तो निशानियां मिल रही आपको। शीशे तो बच गए, लेकिन ना बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर काफी सारे फूल से बने हुए हैं। एनीवेज वो तो इरफान से जरा आप थोड़ा सा बताइएगा कि आप किस कंट्री से हैं, वहाँ क्या करते हैं और कन्वेंशन पे कैसे आए? जी, मैं यूके में हूँ नादिया, लंदन में हूँ, 365 के साथ मैं काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये कन्वेंशन में नहीं आए? कन्वेंशन में आए हुए हैं खास तौर पे ना। हाँ, अच्छा, मैं समझी आप। अच्छा, तो वही हुए ना, वो भी वही हुए, बात तो वही हुई। अच्छा, लेकिन 365 फैमिली का हिस्सा है। वेरी नाइस। तो कन्वेंशन में क्या अभी चीजें डिस्कस हुई हैं? कुछ खुश जा रहे हैं हमारे जो भाई बहने आए हुए हैं कन्वेंशन के लिए बाहर से? देखिए नादिया, काफी अरसे से ये फील किया जा रहा था, शायद सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे भी लोगों के अंदर
एक चीज डेवलप हो रही थी कि शायद ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बड़ी तादाद में रेमिटेंस भेजते हैं, आप देख लें गुज़श्ता महीने के जब फिगर्स आए तो 4.1 बिलियन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजा, तो वो उनको फील हो रहा था थोड़ा सा कि शायद हमें पाकिस्तान में वो ऑनर नहीं मिलता, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो हमें जो है उस तरह रिगार्ड नहीं करती जिस तरह के हम हकदार हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन ने, कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ पे इकट्ठा किया, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया। तो ये बड़ी अच्छी और कहाँ ज्यादा तवज्जो दी जा रही है इरफान भाई, ये तवज्जो कहाँ दी जा रही है? यूके से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज आए खास तौर पे वो हमारा, या फिर यूएस में जो पाकिस्तानीज रहते हैं उनसे ज्यादा मेजोरिटी है और रिमिटेंस आ रही है, या फिर दुबई वगैरह में और सऊदी अरब? देखिए ज्यादातर तो मशरक़ वस्ता से लोग भेजते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूके मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे है। उस दिन वो जो चार्ट बता रहे थे हमें, उसमें उन्होंने बताया कि यूके जो है वो तीसरे नंबर पे है। बाकी अमेरिका और यूरोप से भी आपको पता है बड़ी तादाद में, स्पेन में और इटली में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो मौजूद हैं, वो भी भेजते हैं। तो बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो रेमिटेंस आती है। अब ओवरसीज कन्वेंशन के हवाले से जब हम बात करें तो इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हैं वो तो डिस्कस हुए, उनमें काफ़ी सारे इश्यूज थे। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे केसेस हैं, ज़मीनों के प्रॉब्लम्स हैं, PIA का इश्यूज है, यहाँ पे मोबाइल के ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी के काफ़ी सारे इश्यूज जहाँ पे उनको दरपेश होते हैं। तो उस हवाले से काफ़ी सारी वहाँ पे बात हुई, और सबसे जो हौसला अफजा जो बात थी कि पाकिस्तान की दो बड़ी पर्सनैलिटीज यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो वहाँ पे आए कन्वेंशन में, प्राइम मिनिस्टर आए, मुख्तलिफ मिनिस्टर जो हैं वो मौजूद थे, गवर्नर्स मौजूद थे मुख्तलिफ सूबों के। तो सबसे एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी मिले भी, यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के चेयरमैन है उन्होंने पहले ही 14 नुकात जो है वो 14 नुकात जो है वो प्राइम मिनिस्टर को मेरे हाल में पेश किए हुए थे। प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने माजरत की, जैसे मेरे हाल में अभी जो मोबाइल के ऊपर टैक्स लगा था गुज़श्ता गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि अभी हम के ऊपर IMF का जो है वो बहुत प्रेशर है कि आप कलेक्शन करें जो हमें आपने रिटर्न करना है। तो उसके ऊपर उन्होंने माजरत की कि अभी हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है। उसके अलावा उन्होंने बड़ी ये जाहिर है हमें IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ही आपको भी फैसिलिटेट करना है, और लेकिन किस चीजों पे वो मान गए ये बताएं कि जी ये हम तय हो गया? वो तय ये हुआ कि कोर्ट्स बनी है, स्पेशल कोर्ट्स बनी है इस्लामाबाद में भी और पंजाब में बन गई है, बाकी प्रोविंस में वो बात कर रहे हैं कि 60 डेज के अंदर जितने भी ओवरसीज के केसेस होंगे, चाहे वो जमीनों के हों या किसी और वेरी नाइस, वो उसका क्विक जो है उनको रिलीफ मिलेगा उसकी, तो वो उस हवाले से वो एग्री किया उन्होंने। बहुत बेहतरीन बात है। और रेमिटेंस पे कोई बात हुई कि देखिए हमें तो हमारी, वैसे मेरी आवाज़ भी पहुंचा दें कि बड़ा मसला हो रहा है, बच्चों की फीस नहीं भेज पा रहे, शदीद मसले, शदीद रिक्वायरमेंट्स जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं है कि जी वो पेपर वर्क चाहिए जो है हो ही नहीं सकता। एक बात जो सबसे मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि वज़ीर आज़म ने कहा कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजेंगे थ्रू स्टेट बैंक, वो फाइलर कंसीडर किए जाएंगे और उनको वही फैसिलिटीज मिलेंगी पाकिस्तान में जो फाइलर्स को। बेहतरीन बात है। हाँ, वो फाइलर यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं तो उनका बिल्कुल उतना ही इक्वल स्टेक होगा, और वो इक्वल पाकिस्तानी है, वो फाइलर भी होंगे। सारी फैसिलिटीज वो यहाँ पर लेंगे। गाड़ी खरीदना है अगर पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी खरीदना है तो उनको वो टैक्स देना। हाँ, जबरदस्त, ये अच्छी बात है। मेरा भी मसला बता दीजिएगा प्लीज, अभी अगर कोई रह गया, कोई एक दिन और है अभी तो कब तक ये कॉन्फ्रेंस है? प्लीज इरफान भाई मेरा मसला भी बताएं, हमारे मसले भी बताएं कि वहां से डॉलर तो आ रही है लेकिन यहाँ से वहां जो जा रही है बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है, आ रही है आसानी से, जा रही है मुश्किल से। एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं जो पहले भी फीस भेज चुके हैं, जिनकी देखो फाइलें हैं, जिनका डेटा है, उनको आप तीसरे चौथे साल क्यों तंग कर रहे हैं कि ये भी दें वो भी दें? मतलब आप वेरीफाई करा लो। नहीं इरफान भाई, कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई, लेकिन बात ये कि इसके बाद जो डेलीगेशंस होते हैं ना, कुछ लोग स्टे भी करते हैं, फिर बिजनेस के सिस्टम में MOUs होते हैं, वो एक्टिविटी बताइए क्या हो रही है? नहीं एक्चुअली ये जो है जो कॉन्फ्रेंस थी ये बिजनेस के हवाले से उन्होंने क्लियर कट कहा था कि बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ हम आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं, आपको ऑनर देने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन डेलीगेशंस आए हैं, उन्होंने अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया था कि जो भी डेलीगेशन बिजनेस पर्पज के लिए आए हैं
वो डायरेक्ट मुझे मिलेंगे, किसी को वो जब भी आए वो डायरेक्ट जो है बेहतरीन डायरेक्ट बात होगी। और ये भी बता दें इरफान भाई कि आर्मी चीफ की मौजूदगी वहां पर, वजीर आजम की मौजूदगी और उनकी यकीन दहानियां उनकी तरफ से हमने भी रिपोर्ट किया कल सारा दिन, और बड़े वाजे नजर आए वो अपनी पॉलिसी को लेकर और एतमाद दिलाने में। जब ये सुना उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी, कितना पुरएतमाद वो भी नजर आए और उनके कंसर्न्स दूर हुए। जी जो है दो बातें हैं इसमें। एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वहां पे वजीर आजम के साथ मौजूदगी, दोनों इकट्ठे हॉल में दाखिल हुए। दोनों ने पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब स्पीच शुरू की तो उन्होंने हर बात में वजीर आजम को ऑन बोर्ड लिया, यानी कि वो उनको देख के करते रहे। इस हवाले से काफी हौसला अफजा बात यह है कि हमारे जो अदारे हैं और गवर्नमेंट के साथ जो है वो एक पेज पे है, ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। दूसरा, आर्मी चीफ ने जो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे बैठे हुए हैं वो जब खबरें सुनते हैं कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो उस हवाले से बड़े फिक्रमंद होते हैं। तो वो जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो वो बड़े उस हवाले से भी पुरजोश भी नजर आए। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने एक तो मजहब का भी हवाला दिया कि देखिए इस्लाम में नहीं है कि आप किसी भी खबर पे आप बिलीव कर लें। इस्लाम आपको सिखाता है, कहता है कि पहले तस्दीक कीजिए किसी खबर की, फिर आगे आप उसको बढ़ाएं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, खबरें मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जी फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। तो आपने कोई तस्दीक नहीं की, कुछ नहीं किया, आपने उसको स्कैंडल भी क्या खबर बना दिया आपने उसको। तो इसको खत्म करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल अभी आप बात हो रही थी मौसम की, हेलस्टॉर्म की इस्लामाबाद में, तो मैं भी कल वहां पे विटनेस हूँ, मौजूद था। लेकिन मैं जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ क़यामत सुगरा आ गई, वो इतने बड़े वो साइज बताए जा रहे हैं कि ठीक है साइज बड़े थे नॉर्मल से, लेकिन वो हम ये नहीं उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि वो सुपरस्टिशंस है सारे। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और सही बात, बहुत कुछ वो देख रहे हैं जो आपको दुश्मन दिखाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ व्हाट वी सी ऑन सोशल मीडिया टुडे इज जस्ट क्या कहना चाहिए, एक फेक न्यूज है, फेक बातें हैं, तो उसको बिलीव नहीं करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे बहुत ही जल्दी। राइज एंड शाइन में कहीं ना जाइएगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। जी ज़ोहेब, बिल्कुल। अब हम जरा बच्चों की हेल्थ की बात करेंगे और बच्चों को पहले तो खास तौर पे जो हमारा फोकस है अभी सेगमेंट का वो ये है कि तालीम या फिर स्कूल भेजने का क्या टाइम है, और छोटे बच्चों को हम डे केयर सेंटर्स यहाँ पर हैं या नहीं हैं, क्या भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, बच्चा माँ के साथ उसकी परवरिश अच्छी होती है या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है। इससे मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। हर साल की तरह इस साल यानी 16 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 4 तब 5,000 बच्चों में से एक बच्चा हीमोफीलिया ए, जबकि 10,000 तब 20,000 से एक बच्चा हीमोफीलिया बी से मुतासिर होता है। तो ये खून से मुतालिक ही एक बीमारी है, ये खून की कमी भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर हमारे साथ होंगी, वो बेहतर तौर पर बता पाएंगी और इसकी अलामात क्या हैं क्या नहीं है। मोरूसी और जीनियाती बीमारी है जिसमें खून के को बहने से रोकने वाले अज्जा की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये हीमोफीलिया होता है। इट इज अ कंडीशन कि जिसमें जब आपका खून बहने लगता है तो फिर वो रुकता नहीं है, कोगुलेट नहीं होता। तो वो ये कंडीशन जो इसमें आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। जब भी कोई सर्जरी के लिए जाए कहीं भी, तो आपको पता होना चाहिए कि उस शख्स को क्या ये कंडीशन है तो नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज की डे से मुतालिक भी हम बात करेंगे। जी आप इंट्रोड्यूस कराइए, आप कौन हमारे साथ है? आमना आई हैं, आमना तारिक, अस्सलाम वालेकुम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आमना आज यार पहले तो मैंने कहा तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा दूं, कैसी हो, ठीक हो? क्या हाल है, कैसी है? यार तो कुछ ब्लैक चल रहा है सारा। हाँ मैं ये कह रहा हूं ना, दोनों ने ब्लैक। इससे पहले हमारे चैनल में वो क्या जो न्यूज़ चल रही थी वहां भी ब्लैक था, तो कुछ पता नहीं कुछ अजीब सा हो गया, प्लान नहीं था। तो आमना हम जो बात कर रहे हैं अबाउट कि इस पे ना बच्चों की जो सही एज है स्कूल स्टार्ट करने की दुनिया भर में डिफरेंट है। बिल्कुल, कहीं 5 साल, कहीं 7 साल। एक तो आपकी वो हो गई ना कि लिटरेसी स्किल्स, जहाँ पढ़ाई एक्चुअली शुरू होती है। और उससे पहले के कहा जाता है, या फिर ना समझे कि 5 साल में स्कूल जाना शुरू करेंगे, उससे पहले होंगे वो प्ले ग्रुप में, प्री स्कूल में, वो वाली उसमें लेवल्स में। लेकिन जो पढ़ाई एक्चुअली शुरू होती है KG से, जहाँ नंबर्स, लेटर्स, राइटिंग, इस तरह की कहानी शुरू हो जाती है, उसकी एज क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान में आई थिंक अराउंड 5 है, 4 to 5। लेकिन जो स्कूल जाना बच्चे शुरू कर देते हैं वो 16 महीने से
काम शुरू हो जाता है। इंडिया में 16 महीने से, और वो भी उसमें एडमिशन नहीं मिलता। वो कहते हैं बच्चा पैदा हो नाम लिखवा दो। तो इसके ऊपर बहुत डिबेट है, फंडिंग भी करो, सब चीज है। स्कॉटलैंड में तो अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में 6 to 7 की एज का कहा है, स्कॉटलैंड में भी अब ये है कि जी अब आप चाह रहे हैं कि 7 साल से पहले बच्चा केजी या लिटरेसी लर्निंग शुरू ना करे। लेकिन मेंटली इसका क्या असर होता है बच्चे के लिए? बेस्ट एज क्या है जब वो घर छोड़ के स्कूल जाए? और वो अब हम उसमें दोनों वाली जो स्टेज, हाँ, यानी स्कूल वो स्कूल नहीं जो हम सोच रहे हैं कि तालीम यानी प्ले एरिया। लेकिन एक तो परसेप्शन है ना कि जी घर में रखो बच्चा, स्कूल एंटर ही तब करे जब वो 4-5 साल का, उससे पहले घर में माँ देखे या दादी नानी देखे। सही है। इसके 50-50% है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है दोनों के। क्योंकि जो बच्चे की 5 साल की एज होती है उसमें आपकी पर्सनालिटी बन रही होती है, तो उसको आप बहुत ध्यान से लेके चलना होता है। क्योंकि वेस्ट में तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तो इसको बहुत अगेंस्ट बोला है कि डिले ही डालो बच्चों को जितना। बट हम किस स्टेज की बात कर रहे हैं? प्री स्कूल और किंडरगार्टन, एक हो रहा है पढ़ाई वाले स्कूलिंग, और इसमें दो चीजें ना, पढ़ाई वाली स्कूलिंग और दूसरी प्ले वाली स्कूलिंग। तो किसके ऊपर बात हो रही है? अभी पहले बात हो रही है, वो कह रहे हैं स्कूल अगर हम बच्चों को जो ओवरऑल जो होता है जाने के लिए, जैसे सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है बच्चों को अच्छा। शुरू में प्री में ही, वो कहते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो 5 साल वो उम्र नहीं है, ये तो बात नहीं, 2-2, 3-3 साल में जा रहे हैं ना प्री स्कूल में, जैसे 1.5 साल में जा रहे हैं। हाँ, प्री स्कूल तो और अर्ली हो गई ना। आपका नर्वस सिस्टम बन रहा होता है उस वक्त, ठीक है। अब आप 1.5 साल के बच्चे को क्लासरूम में बैठा दें, ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं मैट में बैठना है, ठीक है, उसका दिल नहीं है। जितना बच्चा खेल कूद से आपका ग्रॉस स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स बनते हैं, फाइन मोटर स्किल्स बनते हैं, वो घर में वो जितना बच्चा नॉटी होगा ना उतना अच्छा है। हम कहते हैं ना ये तो बदतमीज बच्चा है, यकीन करें जो नॉटी बच्चे होते हैं ना, जो बदतमीज बच्चे वो ही आगे निकलते हैं। मैं देख रही हूँ वो सबसे आगे निकलते हैं। सही कह रही हैं। जो मिट्टी से खेलते हैं, जो सड़कों पे गिरते हैं ना, और वो सबसे आगे उनका IQ अच्छा होता है। और पता है क्या कि मतलब जब कीनू का ये खेल रहा है, शरारत करता है, जाके होमवर्क कर लो, नहीं करना आएगा 1 मिनट में चला भी गया हल करके। आप क्या कह रही हैं कि 1.5 साल 2 साल की उम्र में बच्चे को अलग ना करें? बिल्कुल भी नहीं करें, इवन बिल्कुल भी अलग। प्री स्कूल, प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी नहीं भेजना। मैं तो इसके देखें 2.5 साल में डाल दें, 2.5 की भी एक एज होती है, 2.25 2.5 ये बेस्ट एज है। मैं तो 1.5 साल के बच्चे को, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है, सेपरेशन एंजाइटी है बच्चे को, आप माँ के अलावा या दादा इनके अलावा कौन समझ सकता है इनकी फीलिंग्स। लेकिन ये फिर और बात है कि माँ अगर मजबूर है और वर्किंग वुमन है तो फिर वो उसको वो एक और बात है, वो एक अलग फैक्टर है उसमें। आप लेकिन ये आइडियल स्टेट नहीं, यानी आइडियल। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। 1.5 साल का बच्चा आपका, वो क्या उसको और आप हक में नहीं है चाइल्ड साइकोलॉजी को देखते हुए। मैं तो हक में नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कम से कम बच्चे को 2.25 2.5 इसमें वो जाए और फिर स्कूल जाए, क्योंकि ये वेस्ट भी कहता है, मतलब उनकी रिसर्च, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी उन्होंने प्रूफ किया हुआ है ये सब। और 2.5 में भी जाए तो ऐसे कि प्ले ग्रुप हो, वो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर एक आप बोझ डाल दे। बिल्कुल, अब तो कहते हैं नाम लिखना जरूरी है, बच्चे का नाम आपको वो ऐसे प्रोग्राम करें, भाई बच्चे की जब दिल होएगा, उसका जब तैयार होगा हाथ और सब, वो तभी लिखेगा ना। देखिए जबरदस्ती बोल देंगे आपका मूड नहीं है, आपको हम बोलेंगे कि वहाँ पे आप छलांग मारें, आपका दिल नहीं है। यहाँ पे तो बच्चे को यही बोला जाता है ना, उसको नींद आ रही है, उसको भूख लग रही है, उसको माँ याद आ रही है, टीचर कहेगी बीड्स में, यहाँ पे थ्रेड में बीड्स डालो, उसने डालने हैं। लेकिन आप देखो उसको प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका मूड नहीं है उसको उसके हिसाब से चलने दें। कोई बच्चे होते हैं वो टूटे हुए खिलौनों को जोड़ते हैं, गाड़ियों को जोड़ते हैं, वो उनका टैलेंट है। और कुछ अब टीचर कहे कि नहीं अब आपने तो ये वाला पीरियड है, आपने ये करना। बात वही है ना कि टीचर कितनी क्वालिफाइड है। मॉन्टेसरी की अब तो टीचर्स होती ही अलग हैं, अलग ट्रेनिंग, लेकिन कुछ स्कूल्स होते हैं वो किसी को भी रख लेते हैं जी, और वो इतनी सख्ती करती है। मैं तो वीडियोस कुछ इतनी हौलनाक देखी है। एक पिछले दिनों वीडियो आई, छोटे छोटे ये बच्चे में ख्याल 3 साल के होंगे, पता नहीं वो पागल टीचर को क्या हुआ, उसने खतरनाक सा मास्क पहना, ड्रोनी, और बच्चों को आके डराया, बच्चे चीखे मार रहे हैं, उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके अब खिलाफ जो है प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। आई थिंक US में था, कहाँ, बट ये हुआ है, ऐसा हो रहा है। मेरे पास एक केस मेरे क्लिनिक में आया था, 3 साल के बच्चे को उन्होंने कोई वीडियो दिखा दी, जैक एंड द बीन स्टॉक मिसाल दे रही, जो वो मॉन्स्टर आया ना, तो बच्चा तो ऐसे सहम, अब वो कहने को तो वो बच्चों की स्टोरी उन्होंने लगाई, लेकिन उसका ट्रॉमा अब टीचर्स को ये नहीं करना चाहिए। असल में वो ये समझ रहे हैं उसकी लर्निंग के लिए कर रहे हैं, स्ट्रेंजर डेंजर की तरह का ना, कि कोई आए स्ट्रेंजर कैसे बिहेव करते हैं। और अगर रोना शुरू हुआ है, अपसेट हुआ है, तो बस खत्म कर दें, हटा दें। लेकिन वो कहते हैं नहीं देखो कुछ नहीं होता, बी ब्रेव, में भी वो मेंटली उस बात को नहीं तैयार। मैं वेलनेस काउंसलर हूँ यहाँ के सबसे बेस्ट स्कूल में, नाम मैं नहीं लेती, लेकिन सबसे अच्छा स्कूल है
है वो 3 साल में स्टार्ट करता है, 3-4 उनकी स्कूलिंग की केजी में ही बच्चे लेते हैं उसमें नहीं 1.5 साल के बेबीज आ रहे हैं। और आप देखें 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे, बैग इतना वजनी उनके, मतलब क्या है ये बच्चों के साथ, पूरा सिस्टम ही चेंज होने की जरूरत है मुझे तो लगता है। जी बिल्कुल, अच्छे जो स्कूल्स हैं ना उसमें ऐसा नहीं है, उसमें वो आपको ऐसा बैग वगैरह नहीं देते, आपकी इतनी स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म नहीं होती, बच्चे शौक से जाते हैं। आप ये भी देखें प्लीज, पहले तो स्टडी करें, अगर हम बच्चे को कहीं भेज रहे हैं तो इतनी जल्दी वैसे ही नहीं, लेकिन 2 साल 2.5 साल के बाद आप भेजते हैं तो वो जगह कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी, आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है नहीं, बिल्कुल ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये पता है एक बात है, ट्रॉमा है। मुझे कैसे पता चला, इत्तेफाक से हमने टॉपिक डिस्कस करना था, मैं वीडियो देखी, काजोल की माँ भी एक्टर थी, उसकी एक बहन है तनीषा जो आजकल अजीब एक फजूल वीडियो की वजह से वायरल हो रही है, लेकिन उसका एक मैंने इंटरव्यू देखा तनीषा का, कितनी उम्र हो गई, शादी हो गई, बड़े हो गए, उसमें उसने एक बात की जो मुझे लगा कि यार आज भी एक ट्रॉमा इसके लिए। कहती मेरी हमारी मम्मी मूवीज करती थी, घर पे नहीं होती थी, मुझे शिकायत बस ये है कि उन्होंने हमें नहीं देखा, हम अकेले होते थे। और कहती है मैं इतना अपनी माँ को मिस करती थी, वो शूटिंग पे जाती थी, 2-2, 3-3 शिफ्टें करती थी, क्यों? सुबह जाना रात को आना, ठीक है हमारे लिए करती थी, लेकिन क्यों? कहती मैं मिस करती थी। तो मुझे लगा कि यार अभी वो कोई 40s में भी होगी अगर और लड़की, इट इज स्टिल अ ट्रॉमा फॉर हर। बिल्कुल, किसको आज तक याद है, उसको आज तक गिला है अपनी माँ से, क्यों छोड़ के हमें जाती थी काम पे। मेरे पास केसेस सारे यही आए हैं, ज़्यादा 9 to 6, 6 बजे हम घर पे आ रही हैं जी, कितना टाइम बच्चों को देते हैं, 2 घंटे, 8 बजे बच्चा सो जाता है, कितना टाइम माँ एक दे रही है। तो ऐसे बच्चे तो फिर आप क्या देखती है, ऑब्जर्व करती है, उनका बिहेवियर चेंज होता है, आइसोलेटेड से हो जाते हैं, बहुत है ना, क्रिएटिविटी उनकी खत्म हो जाती है। माँ को बहुत टाइम देना चाहिए, चाहे जितनी भी मजबूरी। सही बात है, मैं कहती हूँ माँ होती है, माँ की रिप्लेसमेंट नहीं होती। और कभी कभी ऐसी मेट्स के पास छोड़ दिया जाता है, या ऐसे इवन ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं। एक हमारी इसी तरह दोस्त जॉब कर रही थी, जब वो वापस है उसकी बच्ची जली हुई थी, उसके ऊपर खाना गिर गया था। अब मसला ये कि सास है, दादी है, बेटे ने कहा कुछ कहना भी नहीं मेरी माँ को, खबरदार। और वो बच्ची इतना बुरा जली, और उसको जिस तरह बताया गया कि इसने सालन में हाथ डाला। मैं कहा हाथ डलता ना, ऐसे चेस्ट कैसे जल गई, पेट कैसे जल गया, मुंह कैसे जल गया। और वो चुप करके उसने फिर बर्दाश्त किया। लेकिन ऐसे हादसे भी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जो घर में पीछे उसने किचन में होना है, तो कब तक देखभाल। उससे मुझे फिर भी बेहतर लगता है कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो, कोई अच्छा डे केयर हो, अच्छी नर्सरी हो। मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे इदारे प्रोफेशनल, अब तो खवातीन भी हर इदारे में काम, IT सेक्टर में हर जगह काम करती हैं, तो अभी तक इस बारे में कोई कवानीन क्यों नहीं बने कि उस इदारे के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होना कि अपने बच्चे को बेस्ट। तो खान यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया था, वहाँ पे उनका अपना डे केयर है, ठीक है, वो बहुत अच्छा डे केयर है। और ये कई मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरे पास लोग आते हैं, उनका भी डे केयर है, कुछ चंद, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ डे केयर तो डे केयर ही होता है, चाहे बच्चा 1 साल का होता तो वो डे, लेकिन ये अच्छा इसके पीछे फिर वही बात आती है, बच्चा तब करें जब इतनी सेविंग हो जाए कि आप में से एक पेरेंट 3 साल तो घर बैठे, एक पेरेंट, फादर भी कर सकते हैं, फादर भी बैठें या वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन जब बच्चा तभी पैदा करें जब आप उसको वक्त दे सकें। आपको मैं अपनी मिसाल देती हूँ, हम लोग हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में। मेरा भी एक बेटा है, ठीक है, मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। हम लोग अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, मेरे हस्बैंड उसको छोड़ते हैं, लेते हैं, हमारा रूल ही नहीं है ना ड्राइवर को देना है बच्चा, हमारे घर का ये असूल नहीं है। वो चाहे जितने भी बिजी बच्चे दोनों के हैं, वो खुद जाके लेंगे, खुद उठाएंगे उसको, मतलब हम लोग का ये है ही नहीं, हमने छोड़ना ही नहीं। और साथ में कैमरास, चीजें सब जो है ना, हमें सब कुछ करने की साथ मिला के जरूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेडिकल साइंस भी नादिया यही बताती है कि नशोनुमा बच्चों की। खैर ये तो अब टॉपिक हमारे पास कितना टाइम बड़ा कम है। थोड़ी सी शोबिस की बात करते हैं, आज शुरू में बात नहीं की तो भी एंड में रह गई बात। बिल्कुल बिल्कुल, तौसीक हैदर से बात करते हैं, इनका भी हमने बयान सुना। तौसीक अब तुम बयान भी देने लगे हो। स्टेटमेंट्स हैं, पहले होस्टिंग, फिर एक्टिंग, अब बयानबाजी भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। नादिया, मैंने सोचा कि तुम सारी जिंदगी पिछले 500 साल से जो काम कर रही हो वो मैं अब शुरू करूं। तारीख गवाह है। पहले इजिप्ट में मिलूंगी। मैंने जब ये शुरू के शो के आगाज में कहा ना कि हम तो काफी पहले से देखते आ रहे हैं उनको होस्टिंग करते हुए, आपके बारे में बात हो रही थी, तो नादिया जरा सा थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं मैं उनको देखता आ रहा हूँ। मैं माइंड किया, मैंने कहा क्या मतलब है बचपन से देखते आ रहा हूँ, इसका मतलब मुझे भी बचपन से देख रहे होंगे। बचपन से नहीं, 55 की बात कर रहा हूँ। बचपन से देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।
you both have a very nice energy एक दूसरे के साथ और बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच। वरना उससे पहले ज़ोहेब मैंने जो सारी जिंदगी होस्टिंग की है ना इनके साथ की है पूरा 90s हमने स्कूल कॉलेज रेडियो टीवी कितनी होस्टिंग आज वो भी ब्लैक टी शर्ट पहन के आए थे कि आप भी ब्लैक हो। असली कोच तो ये हमारे तो अभी ज़ोहेब भी बहुत अच्छा काम करे माशाल्लाह। ईमान नहीं क्या उर्दू बोलते हैं आप, बेहतरीन भाई, जबरदस्त। मैं तो फैन हूं। अच्छा तो उसी के थोड़े से क्योंकि वक्त का मुकाबला सकते हैं, बताओ ये जो तुम्हारा हम लोग भी कल डिस्कस कर रहे थे अबाउट फवाद्स कम बैक आफ्टर 9 years और वहाँ का एक एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन इंडिया में कि जी फिल्म यहाँ रिलीज नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में क्या कह रहे हो? देखो नादिया, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे ख्याल में फवाद खान एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर। फवाद खान का पूरा करियर और खुद वो एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है कि जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जब क्रॉस बॉर्डर कल्चर्स जो हैं वो शेयर होते हैं तो 2 नेशंस या 3 नेशंस या एक से ज्यादा नेशंस आपस में क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। उसको एक एक्टर के, अच्छा वो पाकिस्तानी एक्टर है, इंडिया में रिलीज हो ना हो, अच्छा जी पाकिस्तान में क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स पे क्या कर रहा है, इससे हट के देखना चाहिए। उसने एक हिस्ट्री क्रिएट की है और मेरा जाती ख्याल ये है कि इट्स नॉट जस्ट फवाद खान, इट्स द अपकमिंग नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट नादिया जिसमें तुम भी हो, और वो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ प्राइडफुल मोमेंट फॉर पाकिस्तानीज। एंड ऑल्सो अब हमें अबाउट टाइम, जो मैंने अपने उस व्लॉग में भी कहा था कि हमें इंडियंस को भी पाकिस्तानीज को भी एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को ओन करना है। हम सब साउथ एशियंस हैं, हमारा एक कल्चरल हेरिटेज है जिसे हम दोनों को ओन करना है, दोनों ममालिक को ओन करना है। उसके अंदर पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए। मुझे लगता है ये पता है इंटरनेशनल कोर्ट्स में ये बात जानी चाहिए कि जी अगर मेडिसिन sans बॉर्डर्स है, विदाउट बॉर्डर्स, तो आर्ट को भी sans बॉर्डर्स करें, विदाउट बॉर्डर्स करें, और ये इंटरनेशनल कोर्ट कहे ताकि किसी मुल्क पे आप इसको कोई पॉलिटिकल इसके ऊपर कोई एक्शन ना लें, वहां से प्रोटेक्शन चाहिए। बिल्कुल। तो नादिया, आप दोनों को मैं एक बहुत मजे के 2-3, क्योंकि वक्त कम है, तो जो कमेंट्स आए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुई ये वीडियो, तो उसमें जो इंडिया से जो मुझे 2-3 कमेंट्स आए वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, इफ यू अलाउ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सेट द डो। एक तो बड़ा मजे का कमेंट था, उसने कहा कि ये जो मूंछों वाले अंकल हैं इनसे कहो कि ये बात ना करें, क्योंकि अगर फिल्म बैन हो गई है तो ये पाकिस्तानी ड्रामे भी हमारे लिए बैन ना हो जाए, हम एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। आई थिंक दिस इज अ वेरी नादिया, यू विल एंजॉय इट। के बड़ा खूबसूरत ये कमेंट है कि यार, और ये कि इसमें वो प्यार झलकता है कि जो वो इंडियन ऑडियंस है हमारे ड्रामों के लिए। वेरी नाइस। बिल्कुल, और ये तनकीद भी है, बिटवीन द लाइंस तनकीद है अपनी हुकूमत पर, बहुत जबरदस्त। दूसरा कमेंट क्या था? अच्छा, दूसरा कमेंट बहुत मजे का है, वो दिलजीत, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, दिलजीत दोसांझ का एक फैन पेज है, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा बहुत सारा प्यार चढ़दा पंजाब बोलो तोड़े ले, यानी जो इंडियन पंजाब है उससे उन्होंने कहा कि इस आपने जो बात की है इसके ऊपर हम सिर्फ प्यार भेज सकते हैं जवाब। आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल जेस्चर। क्या बात है। सो बाकी उसके अलावा गालियां भी बहुत पड़ी, which is fine। हाँ, मैंने पूछना था कि ट्रोलिंग के बारे में तो बताया नहीं, तो वो क्या थे, वो क्या कमेंट्स थे कि जिसमें वो नहीं बता सकते, छोटा मोटा तनकीद क्या थी, सेंसर करके बता दो। कमेंट की बहुत कम थे, ज्यादातर इंडिया से जो मुझे आप देख रही हैं वो वायरल हुई हुई वीडियो और उसके जाके नीचे आप कमेंट्स देखें तो आई थिंक 70 to 80% तो बहुत ज्यादा प्यार है। वो कह रहे हैं कि यस वी टोटली अंडरस्टैंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और इंडियन कल्चर के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामे किस तरह पॉपुलर हो रहे हैं, वो तो उसका नेगेटिव वाला बताओ, उनको क्या मसला था? बड़ी तेज है नादिया। नेगेटिव वाला ये था कि आप अपने आप को नहीं देखते, पाकिस्तान ये वो। हाँ, तुम हो क्या हमारे सामने, तुम्हारी इंडस्ट्री क्या है। अच्छा, मुझे तौसीफा वैसे एक बात है कि अब तो उन्हें भी हमारी जरूरत है, जिस तरह उनका भी फेलियर हो रहा है, फ्लॉप हो रही है मूवीज, उन्हें भी हमारी जरूरत है अब वैसे। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन ट्रोलिंग ज्यादा इसी हवाले से थी कि पाकिस्तान जो है वो क्या है, छोटी सी व्यूअरशिप है। हाँ, एक बड़ी मजे की ट्रोलिंग थी विच नादिया आई लीव यू विद के तुम भी इस पे फ्यूचर में भी बात कर सकती हो अपने शो में। बताओ क्या क्या। और वो ये थी कि वो कहते हैं कि आपका कभी मैं कभी तुम, आपका मीम से मोहब्बत, आपका जो भी ड्रामा इंडिया में वायरल होता है तो आपको आई बॉल्स मिलते हैं,
बेशक। तो तुम लोग भी, यानी तुम पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर्स और इंडस्ट्री के लोग भी हमारे बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। बगैर की बात नहीं, बट इट इज डेफिनेटली वैल्यू है। तौसीक भाई, बात सही है, ब्रेक लेने और ये का, अच्छी बात है। क्लोजिंग करने का वक्त आ गया। बड़ी मजे की बातें आपसे हो रही हैं और दोबारा भी जबरदस्ती आपको हमसे स्टूडियो शो जो बुलाएंगे। है आया जा रहा है। खुदा हाफिज, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिए।